कैसे हैं आप सभी? होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम हायर परचेज चैप्टर का कंसेप्ट समझना शुरू करते हैं। ठीक है, तो आइए लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि हायर परचेज सिस्टम क्यों लाया गया इंडिया में और इसकी नीड क्यों पड़ी। ठीक है, और इसको ला करके किस चीज़ को प्रोटेक्ट किया गया और किसको प्रोटेक्ट किया गया मोस्टली। ठीक है, तो हम अभी इस पर डिस्कस करने वाले हैं थोड़ा सा। तो जैसे कि आप सभी को मैं बताऊं कि हायर परचेज सिस्टम ये पूरा का पूरा क्रेडिट सेल के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, यहाँ पे कैश सेल की कोई चर्चा नहीं होगी। कंसिडर किया जाएगा आफ्टर 1972 या 1972 से, जब से मतलब हायर परचेज एक्ट आया। परचेजर, ठीक है, और हाँ यहाँ पे बता दूं, खरीदने वाले को परचेजर बोलेंगे, बेचने वाले को वेंडर बोलेंगे। परचेजर पेज दी कैश प्राइस। परचेजर क्या करता है? कैश प्राइस को पे करेगा। ठीक है, गुड्स, कैश प्राइस किसके? गुड्स के। ठीक है, किसमें? लेकिन इंस्टॉलमेंट में करेगा। ठीक है, अगर वन टाइम में कर देगा फिर तो वो हायर परचेज सिस्टम का तो है ही नहीं गेम, वो तो इसका गेम बचा ही नहीं। ठीक है, इसका गेम खत्म, हायर परचेज सिस्टम आएगा ही नहीं वहां पे। लेकिन जहां पे उसने इंस्टॉलमेंट की बात कर दी, ठीक है, वहां पे हायर परचेज सिस्टम का गेम शुरू। ठीक है, तो परचेजर जो यहां पे होता है वो कैश प्राइस, जो गुड्स का जो कैश प्राइस होता है, उस गुड्स के कैश प्राइस को इंस्टॉलमेंट बेसिस पे वो पे करता है, क्वार्टरली, मंथली, ईयरली, जो भी है, विद सम इंटरेस्ट। ठीक है, विद सम इंटरेस्ट। इसे हम इंटरेस्ट को बोलते हैं फाइनेंस चार्ज। ठीक है, फाइनेंस चार्ज कह सकते हैं इसको। ओनली पोजीशन ऑफ गुड्स डिलीवर्ड टू परचेजर। मैंने अभी बताया, पहले इंस्टॉलमेंट सिस्टम में यही तो दिक्कत थी, ऑनरशिप ट्रांसफर हो रही थी, जिसकी वजह से सेलर बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट हो रहे थे हमारे। अब इसे इंप्रूव करके लाया गया हायर परचेज सिस्टम, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बोला गया ओनली पोजीशन ऑफ गुड्स आप दे सकते हो एट द टाइम ऑफ डाउन पेमेंट, लेकिन ऑनरशिप तभी दोगे जब वो तुम्हारा एक एक रुपया, एक एक पैसा अगर ना चुकाए, जब तक नहीं चुकाता तब तक तुम उसे ऑनरशिप नहीं दोगे। ठीक है, नेक्स्ट, पार्ट ऑफ कैश प्राइस इज रिसीव्ड फ्रॉम द हायर परचेजर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, जिसको हम डाउन पेमेंट कहते हैं। ऑब्वियसली जब हम क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग में आप लोग भी ईएमआई पे या कोई सामान मंगाते होंगे, ई कॉमर्स साइट वगैरह, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से, तो अगर ईएमआई पे परचेज करते हैं तो वहां पे स्टार्टिंग में कुछ, यानी कि पहले मंथ की जो भी पेमेंट होती है वो एज अ डाउन पेमेंट हम पे कर देते हैं, फिर वो प्रोडक्ट हमारे पास डिलीवर कर दिया जाता है। ठीक है, इससे वो जो पेमेंट हमने उसे पेमेंट करी है दैट इज नोन एज डाउन पेमेंट, यानी कि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जो भी हम उसे पेमेंट करेंगे, ठीक है, तो उसे हम डाउन पेमेंट कहते हैं। हायर हैज अ राइट टू टर्मिनेट। हाँ बिल्कुल, इसमें एक राइट है जो परचेजर के पास, हायर है, ठीक है, परचेजर के पास राइट है इस एग्रीमेंट को कभी भी खत्म कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं मैंने एक लैपटॉप परचेज करा ईएमआई पे, ठीक है, अब मेरे को वो लैपटॉप नहीं चाहिए मेरे को, मैं उस लैपटॉप को वापस भी कर सकता हूँ, टर्मिनेट कर सकता हूँ उस एग्रीमेंट को। मैं किसे वापस कर दूंगा? सेलर को वापस कर दूंगा। ठीक है, और लेकिन इसमें एक चीज है, अगर हमने टर्मिनेट करा, ठीक है, राइट तो दे रखा है, टर्मिनेट कर सकते हैं, कब तक कर सकते हैं? बिफोर द ओनरशिप ट्रांसफर्ड। ओनरशिप ट्रांसफर होने से पहले पहले तक हम इसे कभी भी टर्मिनेट कर सकते हैं, इस राइट को। ठीक है, लेकिन इस ऑप्शन में अब वो गुड्स तो रिटर्न हो जाएंगे, लेकिन और लायबल भी नहीं होगा। हम आगे क्या बोलते हैं, इन फ्यूचर कोई भी ड्यू जो भी बाकी थे वो भी हम उसे पे नहीं करेंगे, लेकिन ऑलरेडी जो हमने पे कर दिए हैं वो रिकवर नहीं हो सकते, कैन नॉट रिकवर दैट अमाउंट विच ऑलरेडी पेड। ठीक है, ड्यूरिंग द इंस्टॉलमेंट पीरियड पोजीशन ऑफ गुड्स, ठीक है, ऑफ पोजीशन ऑफ गुड्स कैन नॉट डैमेज, डिस्ट्रॉय, प्लेज और सेल सच गुड्स, कैन नॉट। बिल्कुल, जब तक पोजीशन उसके पास है और उसको ओनरशिप नहीं मिली है तब तक के लिए उस गुड्स को ना तो डैमेज करना है उसे, ना ही डिस्ट्रॉय करना है, ना ही सेल करना है। उसे ऐसे संभाल के रखना है जैसे एक केयरफुल पर्सन अपने सामान को संभाल करके रखता है। ठीक है, जैसे उसकी केयर करता है एक केयरफुल पर्सन अपने गुड्स को, वैसे ही परचेजर को तब तक उसको केयर करके रखना है जब तक कि उसको ओनरशिप ना मिल जाए। ठीक है, नहीं तो उसमें क्या बोलते हैं, अगर बाई चांस रिपोजिशन का केस होता है तो उस समय जो भी डैमेज होता है वो क्लेम कर लिया जाता है। किसके थ्रू? कोर्ट वगैरह के थ्रू आगे क्लेम हम कर सकते हैं कि इसने ये प्रोडक्ट जो रिटर्न करा है हमें डैमेज है तो वो हमें क्लेम दिलवाए। तो प्रोविजन इसमें काफ़ी हद तक सेलर को प्रोटेक्शन मिली हुई है। ठीक है, तो अगर डैमेज भी कर देता है अगर हायर परचेजर तो उसको कंपनसेट किया जाएगा। हाँ, तो अब यहाँ पे डिस्टिंग्विश करके दिखाया हुआ है हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट सिस्टम में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे आप सभी को क्लियर हो जाएगा। हायर परचेज सिस्टम में जैसे मैंने बताया पोजीशन ऑफ गुड्स ट्रांसफर हो जाता है बट नॉट लीगल है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। बट इंस्टॉलमेंट सिस्टम में क्या होता था,
इमीजिएटली एट द टाइम ऑफ सेल, मैंने बताया ना, इमीजिएटली जिस समय सेल हो रही है उसी टाइम ऑनरशिप भी ट्रांसफर हो जाती है। ऑनरशिप जब हो गई तो पोजीशन तो हो ही जाएगी, ठीक है। मतलब इसीलिए यहाँ पे पोजीशन स्पेशली कहीं पे लिखा नहीं इंस्टॉलमेंट सिस्टम में। कहने का मतलब ये है कि पोजीशन प्लस ऑनरशिप दोनों के दोनों ट्रांसफर हो जाते हैं इंस्टॉलमेंट सिस्टम में एट द टाइम ऑफ सेल, ठीक है। फिलहाल अब आज की डेट में इंस्टॉलमेंट सिस्टम खत्म है। हायर परचेज सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ पोजीशन जाती है, ऑनरशिप तभी जाएगी जब तक कि वो आपका एक एक रुपया ना चुका दे, ठीक है। तो ऑनरशिप पासेस टू द बायर ओनली ऑन द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट, जब तक कि वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पूरी तरीके से पे ना कर दे, ठीक है, तब तक आप उसे ऑनरशिप नहीं दोगे। क्लियर? नेक्स्ट, हायर वेंडर कैन रिपोजेस द गुड्स इन केस ऑफ डिफॉल्ट। यहाँ पे डिफॉल्ट का मतलब बता दूं, डिफॉल्ट का मतलब नाम से क्लियर है, जब वो पेमेंट नहीं देगा, पेमेंट देने से कतराएगा, ठीक है, पेमेंट देने से मना करेगा, तो उस समय वेंडर के पास, हायर वेंडर के पास अब यहाँ पे राइट दे दिया गया है कि हाँ, अगर वो आपका गुड्स लेने के बाद पेमेंट ना करे या डिफॉल्ट कर जाए, तो आपके पास पूरा राइट है कि आप जाओ अपना गुड्स उससे वापस रिपोजेस कर लो और एक रुपये भी उसे नहीं दोगे, ठीक है। रिपोजिशन वाले केस में हम इसे और डिटेल में चर्चा करेंगे। मतलब यहाँ पे हायर वेंडर में सिंपल सा है कि हायर वेंडर को कि उसे एक राइट दे दिया गया है कि आप उस अपने गुड्स वापस ले सकते हो अगर वो कभी भी डिफॉल्ट कर गया उस बीच में पेमेंट करने से इंस्टॉलमेंट की, ठीक है। उसके बाद इंस्टॉलमेंट सिस्टम में क्या था, डजंट हैव एनी राइट, कोई राइट नहीं था, बस एक राइट दे दिया था सिंपल सा कि हाँ आप राइट टू स्यू कर सकते हो, आप मतलब एक बार कोर्ट में फाइल कर सकते हो केस, आगे जो चर्चा होगी वो देखी जाएगी, ठीक है। बायर फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ द प्राइस, बस कोर्ट में केस फाइल कर सकते हो, स्यू कर सकते हो, लेकिन आगे चर्चा होती थी। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में यही देखा जाता है कि ऑनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है तो अब हम इसे पेमेंट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली ऑनरशिप जिसके पास मिल गई तो अब वो किस बात का पैसा देगा, सिंपल सा लॉजिक है। तो उसमें यही चीज होती थी जिसमें सेलर को कोई राइट एक अच्छे से नहीं मिला हुआ था कि एक प्रॉपर तरीके से वो 100% श्योर हो कि मेरा रिकवर होगा ही होगा, जो भी पेमेंट मेरी फंसी हुई है वो रिकवर हो ही जाएगी, ऐसी श्योरिटी नहीं थी। लेकिन हायर परचेज एक्ट 1972, जब भी कोई क्रेडिट सेल होती है तभी हायर परचेज सिस्टम आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है। इससे पहले इंडिया में इंस्टॉलमेंट सिस्टम हुआ करता था। इंस्टॉलमेंट सिस्टम उसको क्या बोलते हैं, खत्म करके इसको लाया, क्यों लाया गया वो हम देखेंगे। मैं बताऊं कि इंस्टॉलमेंट सिस्टम में क्या होता था कि जब सेलर अपने गुड्स को सोल्ड कर देता था, सोल्ड करते समय क्रेडिट पे करता था, ठीक है। दोनों मैं बता रहा हूँ, इंस्टॉलमेंट सिस्टम, हायर परचेज सिस्टम, दोनों के दोनों क्रेडिट के ऊपर ही बेस्ड हैं, ठीक है, कोई कैश सेल के ऊपर बेस्ड नहीं है, ठीक है। पहले वो ये जो हायर परचेज सिस्टम है इसको गवर्न करती है हमारी हायर परचेज एक्ट 1972, ठीक है। जो इंस्टॉलमेंट सिस्टम हुआ करता था उसमें जब सेलर गुड्स को बेच देते थे तो बेचते समय डाउन पेमेंट मतलब जो भी थोड़ी बहुत करी, उसी टाइम पोजेशन भी मिल जाती थी बायर को, प्लस ऑनरशिप भी मिल जाती थी, या पोजेशन प्लस ऑनरशिप दोनों मिल जाती थी बायर को, और फिर बाकी इंस्टॉलमेंट बेसिस पे वो पे करते थे, किसको, सेलर को। बट उन्हीं में से बहुत सारे केसेस गए कोर्ट में, हाई कोर्ट में, हर जगह केसेस गए, वहां पे ये पता चला कि जो मोस्ट ऑफ द बायर अब क्या कर रहे हैं कि गुड्स तो परचेज कर रहे हैं, ठीक है, क्रेडिट पे, लेकिन अब वो परचेज करते समय उनको क्या हो गया, पोजीशन भी मिल जाती थी और ओनरशिप भी मिल जाती थी। अब उनमें से कुछ बायर पहले शुरू कर रहे थे, अब धीरे धीरे ये केसेस बढ़ते चले गए, कुछ को देख करके औरों ने भी शुरू कर दिया। क्या हो रहा था, एक्सप्लॉइट कर रहे थे, किसको, सेलर को। कैसे, वो ऑनरशिप तो उनको उसी टाइम मिल जाती थी, अब जब उन्हें ऑनरशिप मिल गई तो वो पेमेंट करते ही नहीं थे, किसको, सेलर को, ठीक है। और बाद में जब सेलर क्या बोलते हैं, कोर्ट के पास जाता है और बोलता है कि सर ये देखिए मेरे ऐसा ऐसा केस है, इसने मेरे गुड्स भी ले लिए और डाउन पेमेंट थोड़ी बहुत कर दी थी और इसने प्रॉमिस करा था कि मेरे को ये पे करेगा, तो अब ये मेरे को पे नहीं कर रहा है, अपनी इंस्टॉलमेंट क्लियर नहीं कर रहा। तो कोर्ट बोलता है ठीक है मैं सब कुछ देखता हूँ, पहले अब मेरे को ये दिखाओ कि ऑनरशिप कहाँ है, ऑनरशिप किसके पास है। वहाँ पे क्या होता था कि बायर अपनी ऑनरशिप दिखा देता था, तो कोर्ट सीधा बोल देता था कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, ऑनरशिप बायर के पास है, तो ऑनरशिप जिसके पास है अब उसी के गुड्स होंगे, ठीक है। तो ऐसे बहुत होता रहा और बहुत ज़्यादा ही एक्सप्लॉइट होते रहे, कौन, सेलर। तो पूरे इंडिया में क्या बोलते हैं बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस होते रहे। तो उसे देखते हुए अब गवर्नमेंट ने एक एक्ट लाया, हायर परचेज एक्ट 1972। उससे पहले इंस्टॉलमेंट सिस्टम चलता था। इसमें क्या किया गया है, इसमें एक चीज़ इंप्रूव कर दी गई है कि अब जब भी कोई हायर परचेज सिस्टम के बेस पे सेल हो या हायर परचेज एग्रीमेंट के थ्रू कोई सेल हो, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ पोजीशन जाएगी परचेजर के पास, ऑनरशिप नहीं जाएगी। और सिंपल सी यहाँ पे लॉजिक यही है कि ऑनरशिप जैसे ही गया तो यानी कि उसका गुड्स हमेशा के लिए उसका हो जाता है। तो ऑनरशिप यहाँ पे क्या होगा, सेलर के पास रहेगा। और कोड मतलब एक्ट ने कहा
कि जब तक ये परचेजर या बायर एक एक रुपया तुम्हारा नहीं चुका देता तब तक तुम इसे ऑनरशिप नहीं ट्रांसफर करोगे। ठीक है, अगर बीच में जो भी अगर ये डिफॉल्ट करता है तो उसके लिए भी प्रोविजंस डाले गए, क्या ट्रीटमेंट होगी हम अभी आगे देखेंगे। ठीक है, मेनली मैं अभी यही समझा रहा हूं कि हायर परचेज सिस्टम को क्यों लाया गया। हायर परचेज सिस्टम को इसलिए लाया गया, इन शॉर्ट में मैं दोबारा बताऊं, कि इंस्टॉलमेंट सिस्टम में क्या हो रहे थे, सेलर बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट हो रहे थे। और कैसे हो रहे थे वो मैंने अभी कुछ देर पहले भी मैंने समझाया अच्छे से डिटेल में। अब तो वो एक्सप्लॉइट ना हो सके, जिसकी वजह से ये हायर परचेज एक्ट को लाया गया 1972 में। ठीक है, और इसके तहत कुछ कुछ प्रोविजंस हैं और जिसके थ्रू प्रोटेक्शन मिली किसको, सेलर को। ठीक है, तो अब इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है देखते हैं हम। इंट्रोडक्शन में कहा गया है कि हायर परचेज सिस्टम मींस सिस्टम अंडर विच द परचेज बाय द बायर, गुड्स परचेज बाय द बायर नॉट ऑन कैश बेसिस, बिल्कुल कैश बेसिस पे नहीं होते हैं। मैंने पहले ही बता दिया था कि इंस्टॉलमेंट सिस्टम भी क्रेडिट पे होता है और हायर परचेज सिस्टम भी क्रेडिट बेस्ड होता है ये, बट ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस, इंस्टॉलमेंट बेसिस यानी कि ईएमआई पे। ठीक है, आजकल जो मार्केट में ईएमआई हम सभी जानते हैं, तो ईएमआई बेसिस पे, इंस्टॉलमेंट बेसिस पे परचेज करते हैं। ठीक है, तो वो हायर परचेज सिस्टम में ये सिस्टम आया तब से अब श्योरिटी हो चुकी है सेलर को, बहुत ज्यादा हद तक प्रोटेक्शन मिल चुका है सेलर को। ठीक है, हायर परचेज सिस्टम में जो टर्म यूज होते हैं वो होते हैं, एक फिक्स्ड एसेट होगा और किसी के लिए वो गुड्स होगा। अब ऑब्वियसली मैं बताऊं, मैं लैपटॉप परचेज कर रहा हूं, मेरे लिए तो ये एसेट है ना, फिक्स्ड एसेट है। लेकिन अगर किसी का काम ही है लैपटॉप को सेल करना, उसकी दुकान है, उसकी शॉप है, उसकी शोरूम है, ठीक है, तो ऑब्वियसली उसका तो काम है, ठीक, डेली का उसका काम है, तो उसके लिए तो वो गुड्स है, नॉर्मल स्टॉक की तरह वो गुड्स स्टोर करके अपने शॉप पे रखता है। ठीक है, तो लैपटॉप उसके लिए गुड्स होगा, बेचने वाले के लिए, खरीदने वाले के लिए फिक्स्ड एसेट होगा। क्योंकि मैं एक लैपटॉप परचेज कर रहा हूँ या मैं 5 भी अगर परचेज कर रहा हूँ घर के लिए, मतलब मैं तो बायर हूँ ना। ठीक है, मैं तो बायर हूँ, ठीक, तो वो मेरे लिए क्या होगा, फिक्स्ड एसेट की तरह होगा। लेकिन जो बेचने वाला होता है ना, उसके लिए वो गुड्स होता है। ठीक है, इसके अंदर हायर परचेज सिस्टम में 2 पार्टीज होती हैं, हायर परचेजर और एक हायर वेंडर। ठीक है, टाइप्स ऑफ गुड्स, 2 तरह के गुड्स हो सकते हैं, सब्सटेंशियल वैल्यू गुड्स और स्मॉल वैल्यू गुड्स। आजकल मैं जैसे एग्जांपल में बता ही देता हूं कि ईएमआई आप मोस्टली आप छोटे से छोटे सामान पे भी आप करवा सकते हो। पहले ये हुआ करता था इंस्टॉलमेंट सिस्टम के टाइम में कि ज्यादा महंगा सामान है तो ही आप इंस्टॉलमेंट कराओगे, अदरवाइज छोटे मोटे सामान के लिए इंस्टॉलमेंट ऐसा नहीं होता था। ठीक है, लेकिन आज की डेट में आप छोटा सामान हो और ज्यादा महंगा सामान हो, ठीक है, सभी के अमाउंट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आजकल हायर परचेज सिस्टम सभी पे, मतलब ईएमआई सभी पे हो जाता है इजीली। ठीक है, तो यहाँ पे बस फॉर योर नॉलेज, सब्सटेंशियल वैल्यू गुड्स के लिए भी हायर परचेज सिस्टम है, स्मॉल वैल्यू गुड्स के लिए भी हायर परचेज सिस्टम है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा अमाउंट वाले पे ही हायर परचेज सिस्टम लगेगा, कम अमाउंट वाले पे नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है यहाँ पे। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्राइस, हाँ इंपॉर्टेंट है, इसमें 3 तरह के प्राइसेस हमें देखने को मिलेंगे, कॉस्ट प्राइस, कैश प्राइस, हायर परचेज प्राइस। कॉस्ट प्राइस जो ऑब्वियसली एक प्रोडक्ट को बनाने में, एक गुड्स को बनाने में जितना खर्चा आ रहा है, दैट इज कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट उसमें ऐड नहीं होता, कॉस्ट होती है, उसे एक्चुअल बनाने में जो एक्चुअल कॉस्ट आई है विदाउट प्रॉफिट। ठीक है, तो वो हमारा होगा कॉस्ट प्राइस। और एक होता है कैश प्राइस, ये देखने को मिलेगा कैश प्राइस। कैश प्राइस में क्या होता है, कैश प्राइस वो प्राइस होता है जिस प्राइस पे एक नॉर्मल कोई भी पर्सन उसे खरीद सकता है। उसमें हायर परचेज अभी यहां पे भी नहीं आया, कैश प्राइस में भी अभी हायर परचेज सिस्टम यहां तक नहीं आया है। ठीक है, ये जो होता है इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। एक गुड्स को बनाने में जितनी कॉस्ट आई है वो ऐड होता है, प्लस प्रॉफिट मार्जिन ऐड होती है, तो हमारा निकल के आता है कैश प्राइस। ठीक है, और ये कैश प्राइस पे कोई भी सामान परचेज कर सकता है, एक नॉर्मल बंदा वन टाइम पेमेंट दे करके जो पेमेंट होगी ना, वो अमाउंट कैश प्राइस ही होती है। ठीक है, अभी आगे एग्जांपल दूंगा और क्लियर होगा। थर्ड प्राइस आपको देखने को मिलेगा हायर परचेज प्राइस। हायर परचेज प्राइस, अब यहाँ ये जो प्राइस होता है ये एक्चुअली हायर परचेजर के लिए होता है। ठीक है, इसमें कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, यहां पे अब बात आ गई ना, प्लस इंटरेस्ट की बात आ गई। प्लस इंटरेस्ट की बात जैसे ही आ गई, वो भी कैश प्राइस में इंटरेस्ट ऐड हो रहा है, यानी कि कह सकते हैं कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट, यानी कि फाइनेंस चार्ज बनता है हमारा HPP, हायर परचेज प्राइस। और यही जो इंटरेस्ट होता है इसी की वजह से थोड़ा सा महंगा पड़ता है हायर परचेज प्राइस। ठीक है, ऑब्वियसली EMI में थोड़ी सी इंटरेस्ट लगती है। अब देखिए, अब हायर परचेज सिस्टम में ना कंटेंट हम देखने वाले हैं, क्या क्या इसमें देखेंगे, डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन पहले देखेंगे, मिसिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में कुछ मिसिंग इन्फॉर्मेशन है उसे कैसे कैलकुलेट किया जाए और इसके कितने केसेस बनेंगे वो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, पहला। सेकंड, इसमें देखेंगे जर्नल एंट्रीज, ठीक है, और लेजर अकाउंट्स कौन कौन से बनते हैं डिफरेंट मेथड से। ठीक है, 2 मेथड है हायर परचेजर के बुक के लिए और 2 मेथड है
हायर वेंडर की बुक के लिए, वो हम देखेंगे। और दोनों मेथड से जर्नल एंट्रीज देखेंगे और दोनों मेथड में कौन कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर होंगे वो देखेंगे। ठीक है, मैं जर्नल एंट्रीज विद लॉजिक एकदम क्लैरिटी दे दूंगा आप सभी को। ठीक है, तो होपफुली जनरल एंट्रीज के बाद आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए वैसे। ठीक है, अकाउंट्स तो कोई भी पोस्टिंग कर ही लेता है, तो मैं एंट्रीज अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। और बाकी फिर भी कोई क्वेरीज होती है आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये आपके लिए है। आप यहाँ तक यानी कि फर्स्ट और सेकंड ये दो टॉपिक मैं करवाऊंगा, दो कंटेंट। इसके बाद क्लैरिटी आपको अच्छे से हो जाएगी हायर परचेज सिस्टम की। उसके बाद आप कोई सा भी क्वेश्चन उठा करके कर सकते हैं ट्राई। ठीक है, तो आइए देखते हैं केस 1। अभी मैं इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट मिसिंग कैलकुलेशंस वगैरह करनी होती है वो मैं दिखा, उसका पहला केस लेकर के चल रहा हूँ। व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉट गिवन इन द प्रॉब्लम, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हमारे क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, ठीक है, उस केस में क्या प्रॉब्लम आ सकती है और उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। द कैश प्राइस ऑफ द एसेट इज 56,000। ठीक है, कैश प्राइस ऑफ द एसेट 56,000 है एंड द हायर परचेज प्राइस ऑफ द एसेट इज 60,000 विच इज पेबल एज ₹15,000 एज डाउन पेमेंट। 56,000 कैश प्राइस है उसकी एक्चुअल, लेकिन उसकी हायर परचेज प्राइस 60,000 है, जिसमें से 15,000 रुपए वो डाउन पेमेंट कर देता है जो भी हायर परचेजर है। एंड देयर आर 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹15,000 ईच। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इन ईच इंस्टॉलमेंट। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इन ईच इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखिए 56,000 कैश प्राइस है, ऑब्वियसली अगर मैं एक नॉर्मल पर्सन बन करके जाऊं तो 56,000 अगर इन हैंड में उसे पे करूंगा तो वो मेरे को वो एसेट दे देगा। ठीक है, कौन, सेलर। लेकिन अब मेरे पास उतना पैसा है नहीं, तो मैंने उसे बोला कि भाई ऐसे नहीं हो सकता, मेरे को टाइम दे और इंस्टॉलमेंट बना दे मेरी। तो उसने बोला कि ठीक है, इंस्टॉलमेंट पे लोगे तो तुम्हें 60,000 के पड़ेगी। तो उसने 60,000 बताया, जिसमें से मैंने उसे क्या करा, 15,000 रुपये डाउन पेमेंट कर दिया। ठीक है, 15,000 रुपये मैंने उसे डाउन पेमेंट कर दिया। लेकिन 15,000 मैंने कब करा, 15,000 जो डाउन पेमेंट कर दिया, तो अब उसका ड्यू कितना बचा, 45,000, जिसकी उसने 3 इंस्टॉलमेंट बना दी 15,000 की, 15 3 45, तो 45,000 उसकी जो ड्यू है उसकी 3 इंस्टॉलमेंट बना दी, 15,000 15,000 15,000। ठीक है, और इसी में उसका इंटरेस्ट वगैरह सब है, इंटरेस्ट प्रिंसिपल वगैरह सब इंक्लूडेड है। तो अब हमें वही पूछा है क्वेश्चन में कि अब मेरे को ये बताओ कि इंडिविजुअली अगर इंस्टॉलमेंट वाइज देखें तो पर इंस्टॉलमेंट मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट, सेकंड में कितना, थर्ड में कितना, हर इंस्टॉलमेंट का अलग अलग इंटरेस्ट बताओ मेरे को। तो वो हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले इसका काम होता है, जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर नहीं गिवन हो ना, तो अब हमें कैश प्राइस दे रखा है और हायर परचेज प्राइस दे रखा है, इसी का जो डिफरेंस होता है वही तो एक्स्ट्रा लगता है हमारा पैसा, और उसी पैसे को हम बोलते हैं फाइनेंस चार्ज, उसी अमाउंट को बोलते हैं फाइनेंस चार्ज, दैट इज नोन एज इंटरेस्ट। तो 60,000 हायर परचेज प्राइस है, हायर परचेज प्राइस में से अगर कैश प्राइस मैंने माइनस कर देंगे तो ऑब्वियसली जो डिफरेंस आएगा वो इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, तो 60 माइनस 56 तो 4,000 हमारा क्या बोलते हैं इसमें टोटल इंटरेस्ट है। तो 4,000 हमारा आ गया टोटल इंटरेस्ट। 4,000 जब हमारा टोटल इंटरेस्ट आ गया, अब उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कितने इंस्टॉलमेंट है, 3 इंस्टॉलमेंट, टोटल अमाउंट कितने ड्यू है, पहले इंस्टॉलमेंट पे अमाउंट कितने ड्यू होगी 45,000, फिर 15,000 पे कर देंगे तो सेकंड पे 30,000, फिर 15,000 पे कर देंगे थर्ड पे 15,000। तो आइए एक बार सॉल्यूशन समझाऊं। ये देखो 60,000 हायर परचेज प्राइस, कैश प्राइस उसकी 56,000 है, डिफरेंस जो आया वो आ जाता है हमारा टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, यही होती है हमारी फाइनेंस चार्ज। ठीक है, अब इसे हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, अब ये देखो 4,000 हमारा टोटल इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, अब इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, कैसे, रेशियो में। 45,000 पहले इंस्टॉलमेंट में 45,000 हमारा टोटल अमाउंट ड्यू है, उसके लिए 30,000 रुपए, 15,000 पहले इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे तो बचेंगे कितने, 30,000 रुपए हमें और देने होंगे। ठीक है, 30,000 की लायबिलिटी और रहेगी। फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट हम पे कर देंगे तो फिर कितने की लायबिलिटी बचेगी, 15,000 की। तो अब ये 45 30 15, अब इसका रेशियो निकाल लो, उस रेशियो में इस 4,000 को डिवाइड करके डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो आ जाएगा कि पर इंस्टॉलमेंट, हर इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। ठीक है, ये देखो हमने कैलकुलेट कर लिया है, 3:1 की रेशियो बन रही है और 4,000 को इसमें डिवाइड कर दो, 3/6 2/6 1/6, तो आ गया। पहले में 2,000 है और सेकंड वाले में हमारा 1,333 रुपीज़ इंटरेस्ट है, और थर्ड वाले में क्या बोलते हैं 667 हमारा इंटरेस्ट अमाउंट इंक्लूड है। नेक्स्ट जो आता है हमारा केस सेकंड, व्हेन द कैश प्राइस ऑफ एसेट इज नॉट गिवन इन द प्रॉब्लम। अब क्या होगा, वहां पे हमारा जो था रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे रखा था और हमें निकालना था अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इन ईच इंस्टॉलमेंट, पहला केस। सेकंड केस जो दे रखा है अभी हमारे पास, इसमें कैश प्राइस नहीं दे रखा। ठीक है, अगर किसी प्रॉब्लम में कैश प्राइस गिवन ना हो तो हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, देखते हैं। हायर परचेज प्राइस ऑफ द एसेट इज 5,000 विच इज पेबल एज 800 एज डाउन पेमेंट, जिसमें से 800 रुपए जो है ना वो हमारा डाउन पेमेंट हो गया। ठीक है, 800 रुपए डाउन पेमेंट कर दिया। एंड देयर आर 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट एज, 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट दे रखे हैं, कौन कौन से, 1200 2200 और 800, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। ठीक है,
अब इन्हें ऐड करते हैं तो आता है हमारा 4200 प्लस डाउन पेमेंट 800, तो हो जाता है हमारा 5000। ठीक है, 5000 आ जाता है। तो हायर परचेज प्राइस हमारा मैच कर रहा है। बोला है इसने रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, कैलकुलेट द कैश परचेज प्राइस ऑफ द एसेट। हमें निकालना है कैश परचेज प्राइस। कैश परचेज प्राइस सेम उसी का नाम है, कैश प्राइस बोल लो। ठीक है, तो अब इसमें क्या बोला है हमारा ना, टोटल इंस्टॉलमेंट बना करके जो फुल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो भी होता है वो अमाउंट हमें गिवन है पर हर इंस्टॉलमेंट की, और इसके अंदर है हमारा कैश परचेज प्राइस जो कि हमें फाइंड करना है। कैसे करेंगे देखते हैं। एक चीज मेरे को ये बताओ, अगर हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, पे करने से पहले कितना टोटल अमाउंट ड्यू है? अभी पे नहीं करा है, अभी हम पे करेंगे, तो अभी कितना अमाउंट ड्यू है ये बताओ। 5800 रुपये हमने पेमेंट कर दी थी, बचे कितने 4200, तो 4200 भी ड्यू है ना। और 4200 क्या है, तीनों इंस्टॉलमेंट, तो यानी कि 4200 में कितने इंटरेस्ट ऐड होंगे? फर्स्ट ईयर का तो इंटरेस्ट ऐड होगा, सेकंड वाले का भी ऐड होगा, और थर्ड वाले का भी इंटरेस्ट उसमें इंक्लूड होगा। ठीक है, और जब हम सेकंड ईयर का पे करेंगे तो अब देखो 4200 हमारा फर्स्ट ईयर के टाइम में ड्यू था, तो 4200 माइनस 1200 हमने पे कर दिया, तो आ रहा है 3000। तो यानी कि सेकंड ईयर में पे करने से पहले पहले हमारा 3000 ड्यू है, तो सेकंड ईयर का इंटरेस्ट उसमें इंक्लूड होगा। और थर्ड ईयर का, अभी तो थर्ड ईयर तो आया ही नहीं है, तो थर्ड ईयर वाला जो कैश प्राइस था वो भी तो उसी में इंक्लूड है, और उसमें भी इंटरेस्ट ऐड होकर के पे करा जा रहा है सेकंड ईयर में। तो यानी कि सेकंड ईयर में दो इंटरेस्ट इंक्लूड है। अब आते हैं थर्ड ईयर पे, तो 3000 माइनस 2200 तो आ जाएगा 800। 800 जो बना वो हमारा थर्ड ईयर का बना। अब थर्ड ईयर में क्या इसके बाद कोई इंस्टॉलमेंट देनी है? नहीं देनी ना, थर्ड ईयर इज द लास्ट ईयर। तो थर्ड ईयर में सिर्फ और सिर्फ अकेले थर्ड ईयर का ही इंटरेस्ट ऐड होगा, क्योंकि थर्ड ईयर लास्ट ईयर है, और लास्ट ईयर में सिर्फ और सिर्फ लास्ट ईयर का ही कैश प्राइस उसमें रिमेनिंग होगा, और उसी पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया होगा। ठीक है, तो आइए एक बार सॉल्यूशन से देखते हैं। देखो, कैलकुलेशन ऑफ कैश परचेज प्राइस ऑफ द एसेट निकालना है हमें इस केस में। तो थर्ड इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, इसे हमने थोड़ा सा रिवर्स सॉल्व करा रिवर्स में। पहले थर्ड इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। मेरे को एक चीज़ बताओ, जब थर्ड इंस्टॉलमेंट जब हम पे करेंगे, ठीक है, दैट इज द लास्ट इंस्टॉलमेंट, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट के टाइम में सिर्फ लास्ट कैश प्राइस ही तो बचेगा। ठीक है, और लास्ट कैश प्राइस बचेगा तो लास्ट कैश प्राइस पे ही एक अकेला लास्ट इंटरेस्ट लगेगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ बिलोंग करेगा थर्ड इंस्टॉलमेंट से। एम आई राइट? हाँ, तो थर्ड इंस्टॉलमेंट में सिर्फ और सिर्फ लास्ट इंटरेस्ट ही इंक्लूड होगा। अब एग्जांपल देता हूं, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, ठीक है, मैंने बताया वही वाला एग्जांपल लेते हैं, 60,000 वाला पहला जो मैंने केस लिया था, केस 1 का 60,000 थी टोटल। ठीक है, और मतलब 56,000 का था कैश प्राइस और 60,000 था उसका हायर परचेज प्राइस। तो हायर परचेज प्राइस 60,000 था, उसमें से 15,000 डाउन पेमेंट कर दी थी, बचा था 45,000, 45,000। तो अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के टाइम में ड्यू कितना था? 45,000 ना, और 45,000 कितने इंस्टॉलमेंट किए हैं? 3 इंस्टॉलमेंट किए हैं, तो 3 इंटरेस्ट उसके अंदर इंक्लूड है। कैसे? क्योंकि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस भी है वहां पे, सेकंड का भी कैश प्राइस है तो सेकंड के कैश प्राइस पे इंटरेस्ट लगेगा, थर्ड का कैश प्राइस है तो थर्ड के कैश प्राइस पे भी इंटरेस्ट लगेगा। तो यानी कि फर्स्ट का इंटरेस्ट, सेकंड का इंटरेस्ट, थर्ड का इंटरेस्ट, यानी कि 3 इंटरेस्ट उसके अंदर इंक्लूड है। तो इसीलिए फर्स्ट अगर इंस्टॉलमेंट की अभी यहाँ पे देखें तो इसमें तीनों कैश प्राइस इंक्लूड किए जाएंगे। फर्स्ट वाले का अपना तो रहेगा ये वाला 1200, और प्लस होगा इसके अंदर कैश प्राइस सेकंड का, थर्ड का। तो आइए अब एक बार देखते हैं रिवर्स। ये मैंने बताया कि रिवर्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रिवर्स में इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसे ही करना भी पड़ेगा। तो थर्ड इंस्टॉलमेंट हमने लिया है, थर्ड इंस्टॉलमेंट में, और एक चीज और बता दूं, इसमें बोला है कि हम इसमें ना हमें डायरेक्टली अमाउंट गिवन है। अमाउंट अगर गिवन है तो ऑब्वियसली इंस्टॉलमेंट अमाउंट हमें गिवन है, तो इंस्टॉलमेंट किस चीज, दो चीजों से मिलकर के बनता है, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, तो हमें इंटरेस्ट अलग से नहीं निकालना, इंटरेस्ट इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड है। फॉर एग्जांपल मान लिया मैंने 100 रुपीज कैश प्राइस है, उसके ऊपर 10% का इंटरेस्ट लगाओ तो 10 रुपए, तो 100 प्लस 10 इक्वल्स टू 110, 110। ठीक है, तो 110% इस ये अमाउंट हमें गिवन हुआ है, गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर। तो जब 110% हमें ऑलरेडी दे रखा है तो हमें बस क्या करना है, हमें अलग करना है, 10% को अलग करना है, 100% को अलग करना है। तो 10% वाला जो हिस्सा होगा वो हमारा इंटरेस्ट का होगा। ठीक है, और उस इंटरेस्ट को जब हम इंस्टॉलमेंट अमाउंट में से लेस कर देंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, कैश प्राइस ऑफ उस इंस्टॉलमेंट में कितना कैश प्राइस है ये हमें पता चल जाएगा। तो आइए देखते हैं, थर्ड इंस्टॉलमेंट कितने का है? 800 रुपये का है, तो 110% वो पूरा का पूरा 800 रुपये खुद है, तो हमें 10% वाला हिस्सा अलग करना है। तो 10/110 कर देंगे तो आ जाएगा 73, तो 73 आ गया हमारा इंटरेस्ट, और इसको हम जब लेस कर देंगे 800 में से 73 को, इंटरेस्ट को जब अमाउंट में से इंटरेस्ट माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आता है, कैश प्राइस आता है। तो 727 आ जाएगा हमारे पास कैश प्राइस ऑफ द थर्ड इंस्टॉलमेंट। थर्ड इंस्टॉलमेंट की कैश प्राइस आ गई। अब निकालेंगे हम सेकंड इंस्टॉलमेंट। ठीक है, सेकंड इंस्टॉलमेंट में अब जब सेकंड इंस्टॉलमेंट का जब इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा था
तो सेकंड इंस्टॉलमेंट के टाइम में थर्ड इंस्टॉलमेंट तो अभी हमने पे ही नहीं करी, क्योंकि थर्ड ईयर तो आया ही नहीं था, तो थर्ड वाले का भी कैश प्राइस उसी के अंदर होगा, तो इसीलिए थर्ड वाले का भी कैश प्राइस इसमें ऐड कर देंगे 2200 में। तो 2200 प्लस 727, तो आ गया हमारे पास 2927, और इस पे हम निकाल देंगे 10/110। तो हमारा इंटरेस्ट कितना इसमें इंक्लूड था, 266 रुपीज इसके अंदर ऑलरेडी इंटरेस्ट इंक्लूड था। किसके अंदर, सेकेंड इंस्टॉलमेंट में। तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट में से अगर हम 266 इंटरेस्ट जो भी चार्ज हुआ है उसे हम लेस कर दें, तो आ जाएगा हमारे पास क्या, सेकेंड इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस। तो 1934 आ गया सेकेंड इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस। क्लियर हो रहा है ना? ओके। फिर निकालेंगे हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। अब हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की बात करते हैं, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में तो हमारा फर्स्ट वाले का तो कैश प्राइस है ही, उसमें सेकंड वाले का भी कैश प्राइस आएगा उसके अंदर, थर्ड वाले का भी कैश प्राइस आएगा, और तब जाकर के कैलकुलेट हुआ होगा हमारा इंटरेस्ट, है ना। तो ये तो अमाउंट है ही इसके अंदर 1200 रुपए, इसका अपना इंस्टॉलमेंट अमाउंट। इसके हम एज्यूम क्या, यही प्रैक्टिकल है भी ये, ठीक है। तो सेकंड वाले का भी इसके अंदर कैश प्राइस होगा, थर्ड वाले का भी कैश प्राइस होगा। तो अब इन तीनों को अगर हम ऐड कर देंगे और फिर अगर हम कैलकुलेट करेंगे 10/110 और अलग करेंगे 10% वाला हिस्सा, तो वो जो हिस्सा आएगा वो आएगा हमारा इंटरेस्ट, ठीक है। तो टोटल अमाउंट आया 3861, इससे हमने इंटरेस्ट निकाल लिया 10/110 करके 351। तो 351 को अगर हम इसके एक्चुअल इंस्टॉलमेंट अमाउंट से हम माइनस कर देंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वाले अमाउंट से, तो आ जाएगा हमारे पास 849। और ये जो 849 है, 849 इज द कैश प्राइस ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो हमने यहां पे तीनों इंस्टॉलमेंट का सेपरेटली कैश प्राइस कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। और जब तीनों इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस आ गया और उसके अंदर हम डाउन पेमेंट को ऐड कर देंगे, तो आ जाएगा टोटल कैश प्राइस, यानी कि 800 प्लस 849 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस, 1934 सेकंड इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस, और 727 थर्ड इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस ऐड करके आ गया हमारे पास 4310 इज द टोटल कैश प्राइस ऑफ द एसेट। यानी कि यहां पे अगर देखा जाए तो 690 हमारा फाइनेंस चार्ज था। क्लियर? तो होपफुली ये केस समझ आया होगा। अब आते हैं केस 3 पे। When the higher purchase price of the asset is not given in the problem, जब हायर परचेज प्राइस किसी एसेट का प्रॉब्लम में ना गिवन हो, तो कैसे करेंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व, आइए देखते हैं। कैश परचेज प्राइस दे रखा है हमें 1.5 लाख, डाउन पेमेंट बोला है 20% ऑफ द कैश परचेज प्राइस डाउन पेमेंट कर दिया उसने। रिमेनिंग कैश प्राइस इज पेबल इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट अलॉन्ग विद आ गया, यानी कि अभी इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, हमें करना पड़ेगा अलॉन्ग विद 10% पर एनम इंटरेस्ट, ठीक है। तो अब कैलकुलेट करना है एचपीपी ऑफ द एसेट। अब देखो क्या करेंगे, 1,50,000, तब 20% निकालो, 30,000 आ गया, तो यानी कि 30,000 उसने डाउन पेमेंट कर दी थी। अब टोटल अमाउंट कितना ड्यू बचा उसके ऊपर, मतलब कितना हमें पे करना है, लायबिलिटी कितनी है 1,20,000। 1,20,000 अभी हमें और पे करना है, तो 1,20,000 के 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट 40,000, ठीक है। तो 40 की 3 इंस्टॉलमेंट जाएगी, तो 40 की 3 इंस्टॉलमेंट जाएगी, प्लस उसमें इंटरेस्ट होगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम बोला है, ठीक है। तो टोटल एचपीपी कैलकुलेट करना है, और एचपीपी कैलकुलेट कैसे करेंगे टोटल, जब हमें टोटल अमाउंट ऑफ पर इंस्टॉलमेंट वाइज हमें पता होगा, तो हर इंस्टॉलमेंट का जो अमाउंट होगा उसको ऐड कर देंगे, तो हमारा एचपीपी आ जाएगा, है ना। तो आइए देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ हायर परचेज प्राइस ऑफ एसेट। देखो पेमेंट एज बना लिया हमने, पेमेंट कैसे कैसे हुई है, डाउन पेमेंट, फिर उसका फर्स्ट सेकंड थर्ड इंस्टॉलमेंट, फिर कैश प्राइस बना लिया हर इंस्टॉलमेंट में कितना है, रिमेनिंग कैश प्राइस कितना बचा है, और इंटरेस्ट पर एनम निकालना है, उसके बाद उसको ऐड करेंगे तो हमारा एचपीपी आ जाएगा, ठीक है। देखो डाउन पेमेंट टोटल हमारे पास कितना कैश प्राइस था 1,50,000 का, 30,000 हमने डाउन पेमेंट कर दिया, बचा कितना 1,20,000, ठीक है। अब 1,20,000 बचा, तो इसकी अब 3 इंस्टॉलमेंट बन गई, 3 इंस्टॉलमेंट 40-40 की, ठीक है, 40-40-40, अब 3 इंस्टॉलमेंट बन गई। तो अब देखो 1,20,000 ड्यू था पहले इंस्टॉलमेंट के टाइम पे, तो अब 10% इंटरेस्ट जो लगेगा वो तो टोटल कैश प्राइस जितना ड्यू है उस पे लगेगा ना। तो 1,20,000 का 10% 12,000, तो 12,000 ये हो गया, प्लस इसमें कर देंगे 40,000, तो आ गया 52,000 पहला इंस्टॉलमेंट का अमाउंट, क्योंकि यहाँ पे अलॉन्ग विद बोला है, ऑलरेडी से इंक्लूड नहीं है, इसीलिए हम इंटरेस्ट यहाँ पे अलग से कैलकुलेट कर रहे हैं ये वाला, ठीक है। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट कितनी की है 40,000, यानी कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 40,000 की थी, सेकंड भी 40 की और थर्ड भी 40 की। अब 1,20,000 में से 40 दे दिया तो कितना बचा 80,000 बचा। अब 80,000 पे 10% लगा दो 8,000, अब ये 8,000 प्लस 40,000 48,000 बन जाएगी सेकंड इंस्टॉलमेंट की अमाउंट, ठीक है। अब जब 80,000 बचे थे उसके बाद 40 पे कर दिया, तो अब कितना बचा 40,000 बचा, और 40,000 जब बचा, अब 40,000 पे 10% लगा दो तो 4,000, और 4,000 प्लस हो जाएगा इसमें कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट में जितना है 40,000 वो, तो 40 प्लस 4 44,000, 44,000 हमारा आ जाएगा थर्ड इंस्टॉलमेंट का अमाउंट,
ठीक है। और अब हमारे पास यहाँ पे इंस्टॉलमेंट का टोटल अमाउंट सब कुछ आ चुका है, ठीक है। और इंस्टॉलमेंट का जब अमाउंट आ गया उसमें अगर डाउन पेमेंट को ऐड कर दें तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगा हायर परचेज प्राइस का। तो हमारी निकल के आ जाएगी हायर परचेज प्राइस। या तो ये वाले कॉलम से कर लो या नहीं तो इंटरेस्ट का टोटल कर लो। 12 8 20 4 24,000, तो 24,000 प्लस टोटल कैश प्राइस कितना था 1,50,000, तो 24 प्लस 1,50,000 तो 174,000। तो ये मर्जी आपकी है, इधर से टोटल करो हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, मर्जी है, ठीक है। नेक्स्ट ये जो है केस 4 है, ठीक है। अब इस केस 4 जो है ये सबसे यूनिक केस है। अभी तक हमने जितना भी फिगर देखा है हमने मिसिंग फिगर, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक फिगर गायब होती थी, एक चीज कोई कुछ ना कुछ मिसिंग हुआ करता था। अब ये एक ऐसा एक्सेप्शनल केस है जो कि स्टडी मैट का सिर्फ और सिर्फ एक अकेला क्वेश्चन गिवन है, इसीलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन की ही पिक लेकर के मैंने यहाँ पे प्रेजेंट कर रखा है, ठीक है, आप सभी के सामने में। केस नंबर 4 जो कि यहाँ पे सिचुएशन 3 है आपके बुक के अंदर, ठीक है। तो केस 4 में हम देखेंगे, अब यहाँ पे इंस्टॉलमेंट गिवन है बस, ना तो कैश प्राइस गिवन है और ना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, यानी कि यहाँ पे दो चीज गिवन नहीं होंगे। एक ऐसा क्वेश्चन है, ये आपके सामने पहला, आपके सामने नहीं मतलब पूरी मैट में पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें दो चीज मिसिंग है, कैश प्राइस और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों ही मिसिंग है। अब इसे हमें सॉल्व करना है। इसमें बोला है एक्सेंट कंपनी परचेज अ मोटर कार ऑन 1 अप्रैल 2009 ऑन हायर परचेज पेइंग 60,000 कैश, यानी कि 60,000 उसने कैश में पे करा, यानी कि डाउन पेमेंट, ठीक है। एंड बैलेंस इन 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट 55,000, 50,000, 45,000, 40,000। तो हम मान लेते हैं ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। तो पहला 55,000 का अमाउंट है इंस्टॉलमेंट का, सेकंड 50,000 का, 45,000 का थर्ड इंस्टॉलमेंट और 40,000 का फोर्थ इंस्टॉलमेंट। ईच इंस्टॉलमेंट कंप्राइजिंग इक्वल अमाउंट ऑफ कैश प्राइस, सभी के अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ कैश प्राइस है, यानी कि चारों के अंदर सेम कैश प्राइस है, सेम अमाउंट एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड में, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट टोटल कैश प्राइस एंड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इन ईच इंस्टॉलमेंट। हमें कैलकुलेट करना है, हमें टोटल कैश प्राइस भी निकालना है प्लस ईच इंस्टॉलमेंट में कितना कितना इंटरेस्ट है वो भी निकालना है। अब हम वो कैलकुलेट करते हैं। देखिए यहाँ पे ना तो कैश प्राइस गिवन है ना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है। अब मेरे को ये बताएं, किसी भी इंस्टॉलमेंट अमाउंट में दो चीज इंक्लूड होता है, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, तब जाकर के वो बनता है इंस्टॉलमेंट, ठीक है, याद रखना। तो इंस्टॉलमेंट में कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट होगा, तब जाकर के वो एक कोई इंस्टॉलमेंट का हम उसे नाम देते हैं। तो हम यहाँ पे लेट सी बी द कैश प्राइस, हमने कैश प्राइस को सी मान लिया है इन ईच इंस्टॉलमेंट एंड द आई बी द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, हमने एज्यूम कर लिया है, ठीक है, लेट करा है। सी को कैश प्राइस मान लिया है और आई को अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट माना है, ठीक है। तो फोर्थ इंस्टॉलमेंट हमने यहाँ पे भी रिवर्स वाला करा है, सेम वही सेकंड में जैसे मैंने बताया था रिवर्स कर देंगे, वैसे हमने रिवर्स करके हमने इसे इक्वेशन बना करके सॉल्व करना है हमें इसे, क्योंकि दो चीज़ यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है। तो फोर्थ इंस्टॉलमेंट में मेरे को ये बताओ क्या क्या इंक्लूड होगा। कैश प्राइस तो इसने बोला है तीनों मतलब चारों में ही सेम है, तो सी 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 सब में सी, ठीक है, प्लस इंटरेस्ट। अब मेरे को ये बताओ, मैंने जैसे एक्सप्लेन करा था सेकंड में भी, केस सेकंड में जब फोर्थ इंस्टॉलमेंट की बात करें, लास्ट इंस्टॉलमेंट मतलब, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट में लास्ट ईयर का ही एक अकेला ही इंटरेस्ट होगा उसके अंदर, क्योंकि लास्ट अमाउंट है, लास्ट इंस्टॉलमेंट है, तो लास्ट कैश प्राइस पे एक ही तो इंटरेस्ट होगा उसके अंदर लास्ट ईयर वाले का। तो इसीलिए यहाँ पे फोर्थ वाले में सिर्फ एक इंटरेस्ट है अकेला, तो सी प्लस आई, ठीक है। फोर्थ इंस्टॉलमेंट का इक्वेशन क्या बनेगा, सी प्लस आई इक्वल्स टू 40,000, क्योंकि फोर्थ इंस्टॉलमेंट का जो अमाउंट दे रखा है 40,000 हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब बात करते हैं थर्ड इंस्टॉलमेंट की। थर्ड इंस्टॉलमेंट इक्वल्स टू सी प्लस, अब ये बताओ थर्ड इंस्टॉलमेंट जब पे कर रहे हैं तो थर्ड का तो इंटरेस्ट होगा ही होगा, बट फोर्थ वाले का जो कैश प्राइस है ना उसका भी इंटरेस्ट होता है, यानी कि फोर्थ का भी कैश प्राइस उसके अंदर इंक्लूड है, तो यानी कि दो इंटरेस्ट होंगे उसके ऊपर उसके अंदर, ठीक है। किस किस के, थर्ड वाले के इंटरेस्ट होंगे और फोर्थ वाले के इंटरेस्ट होंगे। तो 2i यहाँ पे हमने इसीलिए लिया है क्योंकि इसके अंदर दो इंटरेस्ट होंगे थर्ड में, ठीक है। इंस्टॉलमेंट थर्ड का इक्वेशन बनेगा c प्लस 2i इक्वल्स टू 45,000, क्योंकि 45,000 का अमाउंट हमें गिवन है थर्ड इंस्टॉलमेंट का। सेकंड इंस्टॉलमेंट पे आते हैं। अब सेकंड इंस्टॉलमेंट की जो बात करें तो सेकंड इंस्टॉलमेंट में क्या है, सेकंड इंस्टॉलमेंट में ऑब्वियसली अब तीन इंटरेस्ट इंक्लूड होंगे, सेकंड वाले का, थर्ड वाले का, फोर्थ वाले का, तो इसीलिए इसका इक्वेशन बन गया c प्लस 3i इक्वल्स टू 50,000, बिकॉज 50,000 इज गिवन एज अ इंस्टॉलमेंट अमाउंट ऑफ सेकंड इंस्टॉलमेंट, ठीक है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की बात करें तो अब तो सभी पूरा का पूरा कैश प्राइस ही है, और पूरा का पूरा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में फर्स्ट वाले का ऐड होगा और सेकंड वाले का ऐड होगा, थर्ड वाले का ऐड होगा, फोर्थ वाले का ऐड होगा, यानी कि चारों का इंटरेस्ट, चारों के कैश प्राइस पे हम पे करेंगे इंटरेस्ट, यानी कि चार इंटरेस्ट उसके अंदर कैलकुलेट होंगे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे 4i लिखा है, तो c प्लस 4i इक्वल्स टू 55,000, बिकॉज 55,000 इज द अमाउंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो अब ये इक्वेशन बन गई, इक्वेशन 1 2 3 4। अब इक्वेशन हम जैसे सॉल्व करते थे एलिमिनेशन मेथड में बचपन में, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड लगा करके अब सॉल्व कर दो। तो इक्वेशन 1 और 2 हमने ले लिया है, c प्लस 2i इक्वल्स टू 45,000 और c प्लस i इक्वल्स टू 40,000। अभी एलिमिनेशन मेथड से c कैंसिल हो गया और आई थिंक आप लोगों को तो आता होगा एलिमिनेशन मेथड, तो 2i में से सिंगल i चला गया तो i बचा, तो i आ गया हमारा, और साइन हम बड़े का लेते हैं इसीलिए प्लस में आया है, तो i पॉजिटिव है,
तो i इक्वल्स टू, और 45,000 माइनस 40,000 तो 5,000, तो i की वैल्यू आ गई 5,000। ठीक है, तो i की वैल्यू हमारे पास 5,000 आ गई, तो ऑब्वियसली अब हम एक इक्वेशन में पुट करके i, मतलब हर इक्वेशन में i की वैल्यू पुट करके हम आंसर निकाल लेंगे कैश प्राइस का, है ना। तो अब यहाँ पे वैल्यू हमने पुट करा c प्लस i, यानी कि i की जगह 5,000 इक्वल्स टू 40,000। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा c की वैल्यू 35,000, और उसमें बोला है कि हर जगह c की वैल्यू क्या है, सेम है, यानी कि कैश प्राइस हर इंस्टॉलमेंट में बिल्कुल सेम है, तो 35,000 सभी का आएगा। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा ये वाला केस भी। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन बहुत ईजी है समझ में, अगर लॉजिक से समझे तो ईजी है। ठीक है, रटने में तो सभी चीज टफ लगती है, रट्टाफिकेशन सबसे मुश्किल काम है। ठीक है, तो आते हैं, तो आई की वैल्यू हमारे पास आ गई 5,000 और सी की वैल्यू आ गई 35,000, तो ये था हमारा केस 4। ठीक है, तो नेक्स्ट एक छोटा सा केस दे रखा है, केस 5, इसे हम केस बोले ना बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये एक एन्युटी मेथड है, एन्युटी मेथड में वही होता है कि एक एन्युटी टेबल गिवन होगी। ठीक है, एन्युटी टेबल गिवन होगी, जैसे कि आई थिंक ये आप लोगों ने कैपिटल गेन में भी आई थिंक पढ़ा हो टैक्स में, तो हो सकता है। तो यहाँ पे बस क्या है फाइनेंशियल अकाउंट में कि एक एन्युटी टेबल गिवन होगी और जिसमें बताया होगा कि इतने रुपए के हिसाब से इसकी वैल्यू है और इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो, इंस्टॉलमेंट अमाउंट ये था। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना, जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट दे रखा होगा उससे हम एन्युटी जो वैल्यू दे रखी होगी 1 रुपये की जो भी वैल्यू होगी या 2 रुपये के हिसाब से वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, 1 रुपये की वैल्यू कितनी है, एन्युटी वैल्यू 5% रेट, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से, या जितने भी रेट ऑफ इंटरेस्ट से इतने साल के लिए। ठीक है, वो हमें गिवन होगा। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 4 आई थिंक आपके स्टडी मैट में यही होगा, सीएमए के मॉड्यूल में, तो वो क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो एन्युटी टेबल में वही होगा, एन्युटी टेबल में जो वैल्यू दे रखी होगी उससे इंस्टॉलमेंट अमाउंट से हमें मल्टीप्लाई करना है, उसमें ऐड कर देंगे हम डाउन पेमेंट। ठीक है, ऐड कर देंगे अगर डाउन पेमेंट तो आ जाएगा टोटल कैश प्राइस ऑफ द एसेट, टोटल कैश प्राइस ऑफ द एसेट उससे हमारा निकल जाएगा एन्युटी मेथड से। एन्युटी मेथड से कैश प्राइस कैसे निकलता है, उस निकालने का तरीका ये है कि जो एन्युटी टेबल में वैल्यू दे रखी है इंस्टॉलमेंट अमाउंट को उससे मल्टीप्लाई कर दो। इससे मल्टीप्लाई करना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एन्युटी, जो भी टेबल में गिवन होगी उससे मल्टीप्लाई कर दो अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट को, और उसके बाद उसमें डाउन पेमेंट को ऐड कर दो, तो आ जाएगा हमारा कैश प्राइस ऑफ द एसेट। कौन से मेथड से, एन्युटी मेथड से, और कुछ नहीं है, छोटा सा सवाल है और बहुत कम चांस है कि ये कोई पूछे एग्जाम में। नेक्स्ट हम आते हैं अब, तो कंटेंट 1 जो था हमारा मिसिंग फिगर कैलकुलेशन जो भी छोटे मोटे थे वो हमने कवर अप कर लिया। अब एक सेकंड वाला जो कंटेंट है उसे स्टार्ट करते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ हायर परचेज ट्रांजैक्शन। अब जो भी हायर परचेज ट्रांजैक्शन, हाँ अब जो मैं अब आपको जर्नल एंट्रीज समझा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा जर्नल एंट्रीज का कॉन्सेप्ट अभी थोड़ी देर में। तो अब यहाँ पे आप थोड़ा सा अच्छे से फोकस कीजिएगा, ताकि अगर जर्नल एंट्रीज आपको क्लियर हो गई अच्छे से विद लॉजिक, तो आपको अकाउंट्स बनाने में इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं और आप भी समझना शुरू कीजिए। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम देखेंगे हायर परचेज ट्रांजैक्शन का। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर के भी और इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर के भी। दो मेथड होते हैं हायर परचेजर में भी और दो मेथड होते हैं हायर वेंडर में। हायर परचेजर की बुक को मेंटेन करने के दो मेथड कौन कौन से हैं, कैश प्राइस मेथड और इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड, कैश प्राइस और इंटरेस्ट सस्पेंस। ठीक है, और हायर वेंडर की बुक को मेंटेन करने के लिए उसके लिए भी दो मेथड हैं, सेल्स मेथड और इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। ठीक है, इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड, इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड, कैश प्राइस मेथड है इसका और इसका सेल्स मेथड है, बट दोनों ही लगभग मिलते जुलते हैं। ठीक है, मतलब मिलते जुलते इन द सेंस हायर वेंडर हायर परचेज दोनों की एंट्री सेम नहीं होगी, मतलब अपने अकॉर्डिंग जो, जैसे हम एक दूसरे की बुक में नाम नहीं लिखते, एक दूसरे की बुक रिकॉर्ड करते हैं, वही चीजें यहाँ पे अप्लाई होंगी, लेकिन जो कॉन्सेप्ट होगा वो मिलता जुलता है। ठीक है, चारों का। ठीक है, तो ये मतलब कैसे हम ट्रीटमेंट करते हैं वो इसका ओवरव्यू मैंने दे दिया आपको यहाँ पर। अब हम बात करते हैं बुक्स ऑफ हायर परचेजर। दो मेथड मैंने अभी पीछे एक्सप्लेन करा, कैश प्राइस मेथड, इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। इन दोनों को हम जर्नल एंट्रीज, और दोनों में जर्नल एंट्रीज और लेजर अकाउंट्स में बताऊंगा आपको, जर्नल एंट्रीज और लेजर अकाउंट्स इसमें भी बताऊंगा इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड में। तो पहले हम उठाएंगे अभी कौन सा, अभी हम लेते हैं कैश प्राइस मेथड को नेक्स्ट, और हायर वेंडर का भी बता देता हूँ पहले। हायर वेंडर में भी दो मेथड होंगे, सेल्स मेथड, इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड, और दोनों में, इन दोनों में भी हम जर्नल एंट्रीज और लेजर अकाउंट देखेंगे। बुक्स ऑफ हायर परचेजर, बुक्स ऑफ हायर परचेजर कर रहे हैं सबसे पहले, और हायर परचेजर मैंने बताया कि मैं पहले कैश प्राइस मेथड ले रहा हूँ, और कैश प्राइस मेथड में जर्नल एंट्रीज में आपको स्टार्ट करता हूँ बताना। देखो, कैश प्राइस मेथड के अकॉर्डिंग टोटल एंट्री बनेगी 6, कितनी, 6, और उन 6 एंट्रीज में पहली एंट्री जो होगी हमारी, व्हेन एसेट्स आर परचेज्ड ऑन हायर परचेज सिस्टम। सिंपल सा है, जब हम एसेट को परचेज करेंगे, हम बुक मेंटेन कर रहे हैं परचेजर की, अब हम एसेट को परचेज करेंगे, तो एसेट को परचेज करने की एंट्री क्या होती है, एसेट आएगा यानी कि एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, और लायबिलिटी बढ़ेगी क्योंकि परचेज कर रहे हैं, क्रेडिट पे कर रहे हैं, तो लायबिलिटी बढ़ेगी ना, तो लायबिलिटी को बढ़ाना हो तो क्रेडिट, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर्स अकाउंट। ठीक है, क्रेडिट क्यों किया हायर वेंडर्स अकाउंट, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ रही है। ओके,
नेक्स्ट सेकंड एंट्री, व्हेन डाउन पेमेंट इज मेड, ऑब्वियसली जब क्या बोलते हैं हमने खरीदा है एट द टाइम ऑफ परचेज, उसी टाइम हमें डाउन पेमेंट तो करनी होती है, उसी टाइम डाउन पेमेंट होगी, ठीक है। तो डाउन पेमेंट अगर कर दिया तो क्या हो गया, लायबिलिटी उतनी अमाउंट से कम हो गई, और लायबिलिटी कम करना हो तो डेबिट, और पैसे जाते हैं तो क्या करते हैं, क्रेडिट, क्योंकि बैंक बैलेंस हो गया कम, एसेट कम तो क्रेडिट, तो हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इसकी एंट्री होगी। लायबिलिटी कम कर दी डेबिट करके, और बैंक से पैसा चला गया, बैंक बैलेंस कम हो गया तो क्रेडिट कर दिया। क्लियर। तो ये जो दो एंट्रीज थी, ये दो एंट्रीज फर्स्ट ईयर के फर्स्ट डे सेम यही एंट्रीज हर बार पोस्ट होंगी, हर क्वेश्चन में पोस्ट होंगी, ठीक है। तो ये दो एंट्री कभी भी चेंज नहीं होने वाली, ऐसी रहेंगी। अब जो मान लेते हैं 4 साल का इंस्टॉलमेंट है, पहले साल के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट डे दो एंट्री पास होंगी, कौन कौन सी, परचेज करने की और डाउन पेमेंट करने की। और जैसे ये दोनों पास हो गई, अब उसके बाद बचती हैं 4, मैंने टोटल बताई थी 6, जिसमें से 2 एंट्री हमने डिस्कस कर ली और पास कर दिया। अब बचती हैं 4, और ये जो 4 होंगी ये होंगी फर्स्ट ईयर के लास्ट डे में, यानी कि ये हर साल के आखिरी में एंट्री पास होंगी, और ये हर साल के आखिरी में सेम एंट्री यही रिपीट होती रहेंगी, कब तक, जब तक कि उसकी फाइनल इंस्टॉलमेंट की पेमेंट ना हो जाए, यानी कि जब तक उसका इंस्टॉलमेंट चलता रहेगा हम उतने साल तक ये लास्ट की 4 एंट्रीज को ही रिपीट करते रहेंगे। स्टार्टिंग की 2 एंट्रीज बस एक बार होती है, कब होती है, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट डे, फर्स्ट डे मतलब जिस दिन परचेज करी है उस दिन। होपफुली क्लियर हो रहा होगा। अब बात करते हैं लास्ट की 4 एंट्रीज की। लास्ट की 4 एंट्रीज जो होंगी, सबसे पहले उसमें से होगी इंटरेस्ट की, हमारे ऊपर क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा, और इंटरेस्ट ड्यू हो गया तो वो हमारे लिए क्या है, इंटरेस्ट क्या है हमारे लिए, एक्सपेंस है ना, तो एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट, तो इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज अकाउंट डेबिट, और वो क्या हुआ, अभी पे तो नहीं हुई ना, अभी वो लायबिलिटी बन गई हमारे लिए, तो लायबिलिटी अगर बनाते हैं तो क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, क्रेडिट कर दिया, क्योंकि क्रेडिट इसलिए कर दिया क्योंकि वो लायबिलिटी है अभी हमारी, ठीक है। और एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट, इसीलिए इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, इसकी एंट्री पास होगी। फोर्थ एंट्री, अब इंटरेस्ट ड्यू हो गया हमारे ऊपर, अब बात करते हैं अब पेमेंट होगी, पहले इंटरेस्ट ड्यू होगी, अब पेमेंट होगी। पेमेंट अगर कर दी तो सिंपल सी बात है, लायबिलिटी कम हो गई, और लायबिलिटी कम हो गई तो जिसे हमने लायबिलिटी बनाया था उसको कम करने के लिए क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट से बैंक बैलेंस कम हो गया तो क्रेडिट करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ एंट्री बनेगी हमारी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, ठीक है। हायर परचेजर है, उसने उसके लिए तो वो एसेट है ना, मैंने बताया था जो खरीदता है उसके लिए एसेट है, और एसेट है तो वो डेप्रिसिएट होगी, ठीक है। तो डेप्रिसिएट होगी तो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे पहले, ठीक है। तो फिफ्थ एंट्री होती है डेप्रिसिएशन चार्ज करने की, और सिक्स्थ एंट्री होती है पीएनएल में उसको ट्रांसफर करने की, किसको, नॉमिनल अकाउंट जो होता है उसको पीएनएल में ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री क्या होती थी, बचपन में तो करा ही है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, ठीक है। डेप्रिसिएशन डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन क्या है, एक्सपेंस है, ठीक है, नॉन मॉनेटरी एक्सपेंस है, बट एक्सपेंस है तो डेबिट होगा ना, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, एसेट अकाउंट क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एसेट की वैल्यू कम हो रही है, एसेट की वैल्यू कम होना मतलब एक तरह से एसेट कम होना, ठीक है। और एसेट अगर कम हो तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट, तो एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। सिक्स्थ एंट्री, जो भी नॉमिनल अकाउंट की ट्रांजैक्शन हुई है उसको हम ट्रांसफर करेंगे पीएनएल में, तो पीएनएल में ट्रांसफर करना तो आप लोगों को आता ही होगा, हमने एक तो डेप्रिसिएशन बना दिया और एक इंटरेस्ट चार्ज हुआ है, इंटरेस्ट ड्यू था, तो दोनों नॉमिनल ट्रांजैक्शन है, ठीक है, नॉमिनल अकाउंट की, तो डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करना है पीएनएल में और इंटरेस्ट को पीएनएल में ट्रांसफर करना है, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट, बिकॉज ये दोनों के दोनों एक्सपेंस है हमारे लिए, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये होगी ट्रांसफर की एंट्री, बस दैट्स इट। और यही लास्ट की 4 एंट्रीज हरदम रिपीट होती रहेंगी, और स्टार्टिंग की 2 एंट्रीज हमेशा वही एक बार बनेंगी। एक बार दोबारा बता दूं, पहली एंट्री बनेगी परचेज करने की एसेट की, दूसरी एंट्री परचेज करने वाले दिन ही डाउन पेमेंट करी होगी, उस डाउन पेमेंट की एंट्री बनेगी फर्स्ट ईयर, ये दोनों एंट्री बनेगी फर्स्ट ईयर फर्स्ट डे ऑफ द परचेज, ठीक है। अब फर्स्ट ईयर के लास्ट डे से, अब उसके क्या बोलते हैं, इंस्टॉलमेंट अब चलना चालू हो जाएगा, जितने साल तक के लिए उतने साल तक, तो फर्स्ट ईयर के लास्ट डे से बननी एंट्री शुरू होंगी 4, कौन कौन सी, पहले इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, उसके बाद उस पे इंस्टॉलमेंट जो भी है वो इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, उसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, और देन जो भी नॉमिनल अकाउंट है उसको पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे। क्लियर। तो ये था हमारा कैश प्राइस मेथड से जर्नल एंट्रीज। अब जर्नल एंट्रीज आप लोगों को समझ आ गई होगी, तो अगर जर्नल एंट्रीज आपको क्लियर हो गया तो आप अकाउंट्स आराम से बना सकते हैं, ठीक है, बस पोस्टिंग ही करनी होती है। तो अब मैं बता देता हूं कि कौन कौन से अकाउंट्स मेंटेन होंगे, ठीक है, नेसेसरी कौन से हैं और कौन से ऑप्शनल है। देखो, कैश प्राइस मेथड के अकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर 2 अकाउंट कंपलसरी बनने ही बनने हैं, हायर वेंडर्स अकाउंट और एसेट अकाउंट, ये दोनों तो हमेशा ही बनेंगे ही बनेंगे। बट अगर क्वेश्चन बोल दे कि इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज अकाउंट बनाओ तो वो भी बनाना पड़ेगा, और अगर क्वेश्चन बोल दे डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ तो वो भी बनाना पड़ेगा। बट अगर क्वेश्चन इज साइलेंट नॉट स्पेसिफाइड तो इनमें से कोई अकाउंट नहीं बनेंगे। क्लियर।
तो कौन कौन से अकाउंट बनेंगे, कौन से मैंडेटरी हैं बनाने और कौन से ऑप्शनल हैं, जब क्वेश्चन स्पेसिफाइड हो तभी वो बनाने हैं, ये मैंने बता दिया। अब सिंपल सी बात है, अब जहां जहां ट्रांजैक्शन जो जो हुई है जर्नल एंट्रीज आपको मैंने एक्सप्लेन कर ही दी हैं, अब उस अकॉर्डिंग आप ट्रांजैक्शन करें और पोस्टिंग करें, ठीक है। और जैसे आप पोस्टिंग कर लेंगे तो अकाउंट आपका सामने तैयार हो जाएगा, ठीक है। जैसे पहली एंट्री थी परचेज की, ठीक है। परचेज की एंट्री क्या थी, परचेज की एंट्री थी एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। तो हायर वेंडर अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, किसके नाम से होगा, पड़ोसी के नाम से, तो वहां पे आएगा एसेट अकाउंट, बाय एसेट अकाउंट, हायर वेंडर अकाउंट में बाय एसेट अकाउंट आएगा, ठीक है। और ऐसे एसेट अकाउंट में उसकी पोस्टिंग कैसे हो जाएगी, एसेट अकाउंट में उसकी पोस्टिंग हो जाएगी, डेबिट हो रहा है ना एसेट, किसके नाम से होगा, पड़ोसी के नाम से, हायर वेंडर के नाम से हो जाएगा वहां पे, टू हायर वेंडर्स अकाउंट एसेट अकाउंट में। क्लियर, तो बस आपको पोस्टिंग करनी है और होपफुली आप लोगों को पोस्टिंग तो आती ही होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट आप लोगों की स्ट्रॉन्ग करने आया हूं और कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं। नेक्स्ट, कैश प्राइस मेथड हमारा क्लियर हो गया। कैश प्राइस मेथड के बाद उसका सेकंड मेथड अब लेते हैं हायर परचेजर की बुक मेंटेन करने की। सेकंड मेथड जो है वो है हमारा इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड के अकॉर्डिंग हम जनरल एंट्रीज अब बनाएंगे, ठीक है। जनरल एंट्रीज को समझेंगे और फिर उसके बाद पोस्टिंग आप लोग करना, ठीक है। पहली एंट्री वही होंगी, इसमें बस एक चीज मैं बता दूं, वहां 6 एंट्रीज बनती थी कैश प्राइस मेथड में, यहां 7 बनेंगी। एक एंट्रीज का चेंज आएगा, वो कहां आएगा मैं बता देता हूं, बहुत माइनर सा चेंज है, समझने अगर लॉजिक से समझे तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ट्रिक पे एकदम टिप्स पे रहेंगी आपकी सारी की सारी एंट्रीज, कोई रटना नहीं है, लॉजिक के साथ समझिए, ठीक है। पहली एंट्री वही परचेज की बनेगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर, हायर वेंडर्स अकाउंट, सॉरी, ठीक है। एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर्स अकाउंट, क्योंकि हम परचेजर की बुक बना रहे हैं, ठीक। एसेट डेबिट क्यों हुआ, ठीक है, तो अगर मैं ज्यादा डिटेल में जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैंने अभी एक्सप्लेन करा ही था एसेट डेबिट क्यों किया है, ठीक है। एसेट आ रहा है तो डेबिट, ठीक है, बढ़ रहे हैं, ठीक है। हायर वेंडर लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट, इसलिए एंट्री पास हो गई, एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर्स अकाउंट। उसके बाद सेकंड एंट्री वही सेम बनेगी, डाउन पेमेंट की, ठीक है। डाउन पेमेंट की कौन सी एंट्री बनेगी, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। वेंडर अकाउंट क्यों डेबिट होगा, क्योंकि लायबिलिटी कम हो जाएगी, लायबिलिटी कम होगी तो डेबिट, टू बैंक अकाउंट, बैंक बैलेंस कम हो गया तो पेमेंट हो रही है, इसलिए क्रेडिट। उसके बाद थर्ड एंट्री पास होगी, हाँ, थर्ड एंट्री से ही अब यहां से आ जाएगा आपको चेंज, क्या नजर चेंज आएगा, देखो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट क्यों बना रहे हैं हम यहाँ पे। इंटरेस्ट सस्पेंस का मतलब यहाँ पे ये है कि अब जो हायर परचेजर है ना, उसको 4 साल की मानते हैं पूरी इंस्टॉलमेंट है, 4 साल उसे इंस्टॉलमेंट पे करनी है, तो पूरे 4 साल में उसको जो टोटल इंटरेस्ट उसके ऊपर ड्यू होगा वो आज की डेट में ही एक पहले साल के दिन ही वो ड्यू अपने ऊपर कर लेगा, ठीक है। यानी कि टोटल इंटरेस्ट से उसके ऊपर ड्यू हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो फर्स्ट ईयर में पे करेगा, सेकंड ईयर में पे करेगा, थर्ड ईयर में पे करेगा, फोर्थ ईयर में पे करेगा, वो जितने भी इंटरेस्ट उन सबको मिला करके होंगे टोटल, उस टोटल इंटरेस्ट के अमाउंट से मतलब पहले साल के आखिरी दिन से, यानी कि फर्स्ट ईयर के लास्ट डे से वो उसके ऊपर ड्यू हो जाएंगे, ठीक है। तो एक तरह से इंटरेस्ट सस्पेंस ही तो है, इंटरेस्ट है, टोटल इंटरेस्ट है तो उसके लिए एक्सपेंस ही ना परचेजर के लिए, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस है तो एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट, तो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी बढ़ गई, किसके लिए, मतलब किसके प्रति लायबिलिटी बढ़ गई, हायर वेंडर के प्रति लायबिलिटी बढ़ गई, ठीक है। हमें किसको पे करना है, हायर वेंडर को पे करना है, तो इसीलिए टू हायर वेंडर्स अकाउंट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर्स अकाउंट, ये होगी एंट्री हमारी। और यही एक एंट्री जो नहीं है, बाकी एंट्री सिंपल है। और हाँ, अब यहाँ पे बस एक ट्रीटमेंट चेंज हो जाएगा, वहां पे हर साल हम एंट्री पास करते थे ना, इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर्स अकाउंट, क्योंकि वहां पे हर बार हम हायर वेंडर्स अकाउंट लेते थे। अब यहाँ पे ये नहीं होगा, अब हमने एक बार टोटल इंटरेस्ट से हमने दिखा दिया कि हाँ इतनी टोटल इंटरेस्ट हमें पे करने हैं, इसको हायर वेंडर को, ये हमारी लायबिलिटी है, हमने एक एंट्री पास करके दिखा दी। अब वही अमाउंट को हम धीरे धीरे रिटर्न ऑफ करते चले जाएंगे। कैसे रिटर्न ऑफ करेंगे, इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज अकाउंट पहले साल की एंट्री होगी, फोर्थ एंट्री पास होगी, हम नॉर्मल जो एक साल का इंटरेस्ट हम पे करेंगे, ठीक है, वो इंटरेस्ट हम उसमें अब चार्ज करेंगे, ठीक है, फोर्थ एंट्री वही पास होगी। इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट क्यों करा है, क्योंकि वो पहले डेबिट हुआ था, उसको रिटर्न ऑफ करना है, तो उसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। अब चेंज आपको नजर आ रहा होगा, वहां पे टू वेंडर्स अकाउंट लिखते थे, यहाँ पे टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट लिख रहे हैं, क्योंकि अब मतलब जो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में हमने टोटल इंटरेस्ट इकट्ठे एक्यूमुलेट कर दिया है, पूरे एक्यूमुलेटेड अमाउंट से हमने उसे ड्यू कर दिया है, अब उसमें से धीरे धीरे हम रिटर्न ऑफ करके खत्म करेंगे, ठीक है। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन हाई परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है, ये पहले ईयर के आखिरी दिन ये एंट्री पास होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पहली 2 एंट्रीज जैसे वहां पे फर्स्ट ईयर फर्स्ट डे में पास होती थी, यहाँ पे भी पहली 2 एंट्रीज फर्स्ट ईयर फर्स्ट डे में पास होगी, बाकी के जो 5 एंट्रीज बची, उस 5 में से 4 एंट्रीज यहाँ पे हर बार रिपीट होती रहेंगी, लेकिन इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट का बस एक ही एंट्री पास होगा, ठीक है। क्लियर हो गया होगा, चलिए। फिफ्थ एंट्री होगी हमारी, व्हेन इंस्टॉलमेंट ऑन हायर परचेज इज पेड, ऑब्वियसली फिफ्थ एंट्री यहां पे बन जाएगी इंस्टॉलमेंट पेमेंट की, इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर देंगे, इंस्टॉलमेंट की पेमेंट कर देंगे तो एंट्री वही जैसे हम पहले पास करते थे वैसे ही पास करेंगे, लायबिलिटी कम हो जाएगी, हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट पेमेंट हो गई, ठीक है। अब उसके बाद सिक्स्थ एंट्री डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री क्या होती थी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, सिंपल।
सेवंथ एंट्री नॉमिनल अकाउंट से उसको ट्रांसफर कर देंगे पीएनएल में, तो ट्रांसफर की एंट्री बन जाएगी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्लियर हो रहा होगा आई थिंक। तो ये जो अकाउंट थे ये आई थिंक सॉरी अकाउंट नहीं, जर्नल एंट्रीज आपको क्लियर हो गए होंगे, है ना। चलिए गुड। अब मैं बता दूं इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड भी हमारा यहाँ पे खत्म होते हुए। अब इसके बाद जो भी पोस्टिंग करके जो क्या क्या अकाउंट्स बनेंगे वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं दोबारा से इस मेथड से भी। इस बार वहां पे कैश प्राइस मेथड से 2 अकाउंट कंपलसरी थे बनाने, हायर वेंडर्स और एसेट। यहाँ पे एक नया अकाउंट आ जाएगा कंपल्सन उसमें लग जाएगा। हायर वेंडर वहां पे ही बनता था, यहाँ पे बनेगा। एसेट अकाउंट वहां पे ही बनता था, यहाँ पे बनेगा। न्यू अकाउंट आया इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। जितने भी इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है वो सारी की सारी इसमें पोस्ट कर दो, बस एक नया अकाउंट बनेगा और कुछ नहीं। बाकी ये नीचे वाला जो स्पेसिफिक मैंने लिख रखा है ये नोट, ये आप ध्यान से पढ़ लें। अगर क्वेश्चन बोलेगा तो बनाना है, अदरवाइज कोई बच्चा इसे पेपर में अपना टाइम पास करने के लिए अगर बनाना है, पेपर में टाइम अगर नहीं निकल रहा और टाइम पास करना है, फिर आप इसे बना सकते हैं बिना, अगर क्वेश्चन साइलेंट है फिर भी आप इसे ट्राई कर सकते हैं। उस टाइम पे आपको टाइम पास नहीं करना और क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो इसे आप नहीं बनाएंगे। ओके, सिर्फ और सिर्फ जब क्वेश्चन स्पेसिफाई करे कि ये अकाउंट बना करके दिखाओ तभी ये बनाना है। ओके, तो यानी कि यहाँ पे 3 अकाउंट बनेंगे नेसेसरी, और वहां पे जो कैश प्राइस मेथड में 2 अकाउंट बनते हैं। ओके, नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम बुक्स ऑफ हायर वेंडर में। बुक्स ऑफ हायर वेंडर के 2 मेथड होते हैं, सेल्स मेथड और इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। सेल्स मेथड लगभग मिलता जुलता है कैश प्राइस मेथड से, ठीक है। देखते हैं, इसकी भी जर्नल एंट्रीज देखेंगे। गुड्स को इसने बेचा है, गुड्स बेचा है तो जिसको बेचा है वो डेटर बनेगा ना, तो हायर परचेजर्स अकाउंट डेबिट, डेटर बना दिया, टू हायर परचेज सेल्स अकाउंट। ये नॉर्मल सेल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हायर परचेज सिस्टम लग रहा है, हायर परचेज एग्रीमेंट हुआ हुआ इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो इसीलिए इस सेल को बोलते हैं हायर परचेज सेल। तो इसीलिए यहाँ पे हमेशा नाम याद रखना, यहाँ पे जो भी सेल होगी इसकी एंट्री में हम लिखेंगे टू हायर परचेज सेल्स अकाउंट। तो हायर परचेजर्स अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज सेल्स अकाउंट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सेल क्रेडिट होता है। उसके बाद डाउन पेमेंट इसे मिली है, डाउन पेमेंट अगर इसे मिली है तो डेटर कम हो जाएंगे ना, उतने अमाउंट से डेटर कम हो जाएंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक बैलेंस आया है तो बैंक बैलेंस बढ़ गया, एसेट बढ़ गया, डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर्स अकाउंट, उतने अमाउंट से डेटर कम हो गया, ठीक है। तो टू हायर परचेजर्स अकाउंट। ओके, नेक्स्ट व्हेन इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज इंस्टॉलमेंट इज चार्ज। हाँ, अब इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, ठीक है। अब जब इंटरेस्ट वो चार्ज कर रहा है, वहां पे वो ड्यू हो रहा था उसके ऊपर, ठीक है, लेकिन अब यहाँ इसे तो मिलेगा ना, क्योंकि वेंडर के अकाउंट बना रहे हैं, और वेंडर को जो इंटरेस्ट मिलता है वो इनकम होती है। इंटरेस्ट जो रिसीव करे इनकम, जो पे करे उसके लिए एक्सपेंस, ठीक है। तो मिल रही है, इनकम है तो क्रेडिट होगा, तो टू इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज अकाउंट इसीलिए आया हमारा, ठीक है, टू इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज अकाउंट। और कहां से मिल रही है, हायर परचेजर्स अकाउंट से, हायर परचेजर्स अकाउंट, ठीक है, क्योंकि डेटर है, डेटर से लेना है तो इसीलिए उसको डेटर बनाओ तब तक के लिए जब तक वो हमें पे नहीं करता। तो हायर परचेजर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज अकाउंट। फोर्थ एंट्री, पेमेंट अब हमें रिसीव हुई है किसकी, इंस्टॉलमेंट की। तो इंस्टॉलमेंट की पेमेंट हमारे पास आ जाएगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट क्योंकि पैसा आया है, और टू हायर परचेजर्स अकाउंट, उतने से अमाउंट से डेटर उसकी डेटर और कम हो गए, तो इसीलिए हमने उसको कर दिया क्रेडिट। अब वही बात है, अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन की एंट्री पास नहीं होगी, ठीक है, कुछ नहीं होगा। यहाँ पर टोटल 5 एंट्रीज बनेंगी, जिसमें से 2 एंट्रीज फर्स्ट ईयर के फर्स्ट डे में पास होगी, 3 एंट्रीज हमेशा रिपीट होती रहेंगी। परचेजर में क्या था, 4 एंट्रीज हमेशा रिपीट होती थी, यहाँ पे 3 एंट्रीज हमेशा रिपीट होती रहेंगी, ठीक है। तो देखो, अब जो यहाँ पे 5th एंट्री, लास्ट एंट्री जो बनेगी वो बनेगी वही पीएनएल ट्रांसफर। पीएनएल में हम जो ट्रांसफर करेंगे नॉमिनल, जो भी नॉमिनल अकाउंट है उसको हम ट्रांसफर करेंगे पीएनएल में। और पीएनएल को इस बार क्रेडिट क्यों करा है, क्योंकि इनकम है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, देखिए वेंडर की बुक के अंदर, सेल्स मेथड के अंदर कौन कौन से नेसेसरी लेजर अकाउंट्स आप लोगों को बनाने हैं पोस्टिंग करके। जर्नल एंट्रीज मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं, होपफुली आप सभी को क्लियर हो गया होगा। इसके अंदर एक तो हायर परचेजर्स अकाउंट्स बनेगा, मैंडेटरी है, और इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज अकाउंट बनेगा, ये मैंडेटरी है, ये दो। और अगर क्वेश्चन डिफॉल्ट अगर कर जाता है, अगर हायर परचेजर, उस समय गुड्स रिपोजिस्ड अकाउंट बनेगा, ठीक है। और डिफॉल्ट और रिपोजिशन वाला केस अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 अकाउंट्स बनाने हैं, हायर परचेजर्स अकाउंट्स और इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज अकाउंट, ठीक है। अब आते हैं हम हायर वेंडर की बुक के अंदर इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड, सेकंड एंड लास्ट मेथड है, ठीक है। इसमें अब जनरल एंट्रीज देखेंगे, 2 एंट्रीज वैसी की वैसी फिक्स रहेंगी यहाँ पे, ठीक है। सेल्स मेथड में 5 बनती थी, इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड में 6 बनेंगी एंट्रीज, ठीक है। पहली एंट्रीज, व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन परचेज सिस्टम, परचेज करने की एंट्री वैसी बनेगी, हायर परचेजर्स अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज सेल्स अकाउंट, बिकॉज डेटर बनाया डेबिट टू हायर परचेज सेल्स अकाउंट, सेल हुई है इस वजह से क्रेडिट, लेकिन हायर परचेज सेल आएगा,
ठीक है। सेकंड एंट्री आएगी डाउन पेमेंट रिसीव हुई है। अब डाउन पेमेंट रिसीव होगी तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर्स अकाउंट, क्योंकि डेटर कम हो जाएंगे उससे। क्लियर? तो दो एंट्री सेम होंगी, फर्स्ट ईयर फर्स्ट डे। थर्ड एंट्री बनेगी, अब उसने क्या करा था, हायर परचेजर ने अपने बुक में सारे के सारे इंटरेस्ट को टोटली उसने ड्यू कर लिया था, ड्यू हो गया था उसके ऊपर, लेकिन अब इसे वो इंटरेस्ट तो इसे मिलेगा ना, इंटरेस्ट इसके लिए इनकम है वेंडर के लिए, तो वेंडर के लिए अगर ये वो इनकम है तो वो क्या करेगा, क्रेडिट करेगा, तो हायर परचेजर उसके लिए डेटर हो जाएगा, तो हायर परचेजर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। यही एंट्री जो है सेल्स मेथड में एक सेल्स मेथड से एक एक्स्ट्रा बनी है यहां पर, ठीक है। उसके बाद अब वैसे ही जैसे हम परचेजर में करते थे रिटर्न ऑफ, वैसे अब ये भी अपनी इनकम वहां से रिटर्न ऑफ करता रहेगा। उसकी एंट्री बनेगी अब पहले ईयर की लास्ट डे में, उसकी फर्स्ट ईयर वाली कितनी इनकम बनेगी, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज अकाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट इसलिए डेबिट होगा क्योंकि इंटरेस्ट सस्पेंस पहले क्रेडिट कर दिया था हमने टोटल से, तो अब डेबिट करके वहां से रिटर्न ऑफ करना है कि इस साल में ये इनकम मेरी अब आ चुकी, ठीक है। तो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज अकाउंट। उसके बाद फिफ्थ एंट्री बनेगी व्हेन इंस्टॉलमेंट इज रिसीव। अब इंस्टॉलमेंट रिसीव हो गई, इंस्टॉलमेंट रिसीव करने की वही एंट्री सेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर्स अकाउंट, बैंक डेबिट बिकॉज बैंक बैलेंस बढ़ गया, बैंक बैलेंस बढ़ गया, एसेट बढ़ गया, एसेट बढ़ गया तो डेबिट, ठीक है। और हायर परचेजर क्रेडिट कम हो गए, मतलब डेटर कम हो गए, डेटर कम हो गए तो क्रेडिट। क्लियर? सिक्स्थ एंट्री बनेगी लास्ट, व्हेन इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज इज क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज अकाउंट जो भी हमें इंटरेस्ट रिसीव हुई थी उसको हम क्रेडिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्रेडिट इसलिए करेंगे, ट्रांसफर करते हैं हम नॉमिनल ट्रांजैक्शन को, बिकॉज नॉमिनल का जो बैलेंस होता है वो पीएनएल में ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो इसीलिए ट्रांसफर करेंगे, क्रेडिट करेंगे क्योंकि इनकम है हमारे लिए। तो इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर? नेक्स्ट, अब ये हम यहां पर आकर के हमारा इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड भी क्लियर होता है, ठीक है। अब इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड के अकॉर्डिंग कौन कौन से अकाउंट्स मेंटेन होंगे इसके अंदर, वो हम लेजर अकाउंट्स अब देखने वाले हैं। लेजर अकाउंट्स पहला एक बनेगा हायर परचेजर्स अकाउंट, जैसे वहां पे बनता था। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट यहां पे नया आ जाएगा, बस दैट्स इट। इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज सेल्स मेथड में भी बनता था, अभी भी बनेगा। हायर परचेजर्स अकाउंट वहां पे भी बनता था सेल्स मेथड में, यहां पे भी बनेगा, बस एक अकाउंट नया आएगा, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। बाकी अगर डिफॉल्ट होता है तो गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट बनेगा, और ये अभी इसकी एंट्रीज हम आगे अभी डिस्कस करने वाले हैं रिपोजिशन वाले पार्ट में। क्लियर? तो यहां पर आकर के जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर दोनों मेथड से, और जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर दोनों मेथड से कंप्लीट होते हुए, और हमारा नेसेसरी कौन कौन से लेजर्स अकाउंट बनाए जाएंगे वो भी मैंने डिस्कस कर लिया। होपफुली आप सबको यहां तक क्लियर होगा। अब हम डिस्कस करने वाले हैं डिफॉल्ट एंड रिपोजिशन का केस, ठीक है। ये होता क्या है डिफॉल्ट एंड रिपोजिशन? जब कोई हायर परचेजर कोई उसकी इंस्टॉलमेंट चल रही होती है, उस समय अगर वो किसी भी इंस्टॉलमेंट में फेल हो जाए, फेल्स टू पे, ठीक है, फेल्स टू पे एनी इंस्टॉलमेंट, ठीक है, ऑन दी स्टिपुलेटेड डेट, जो डेट थी उस डेट पे वो पे नहीं कर रहा है, तो वो फेल हो गया, तो उससे हम कहेंगे डिफॉल्ट कर गया, ठीक है, हायर परचेजर डिफॉल्ट कर गया। इन दिस केस डिफॉल्ट बाय द हायर परचेजर, हायर वेंडर में रिपोजिस द गुड्स, वो रिपोज कर सकता है उसका गुड्स, ठीक है, रिपोजेस कर सकता है, या नहीं तो उसे नोटिस दे सकता है कि इतने दिन में अपनी पेमेंट जल्दी से क्लियर करवाओ, नहीं तो हम आपकी गुड्स रिपोजेस कर लेंगे, तो वो रिपोजेस कर सकता है। रिपोजिशन मींस टेकिंग बैक। रिपोजिशन का मतलब होता है कि कोई भी पोजीशन जो हमने उसे गुड्स का दिया है वो हम अब वापस ले लेंगे। क्लियर? और ये जो रिपोजिशन होगा वो फुल्ली रिपोजिशन भी हो सकता है और पार्शियल भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है उन दोनों के एग्रीमेंट में, उन दोनों के म्यूचुअली डिस्कशन के बीच में, ठीक है। वो अगर ज्यादा गिड़गिड़ाएगा, हाथ पैर जोड़ेगा, कौन परचेजर, मेरी 4 ट्रक में से 2 ट्रक छोड़ दो नहीं तो मेरा काम बंद हो जाएगा, तो म्यूचुअली अगर डिस्कशन उनके बीच में हो गया तो वो पार्शियल रिपोजिशन भी हो सकता है। तो उनके एग्रीमेंट और म्यूचुअल डिस्कशन पे डिपेंड करता है कि फुल होगा या पार्शियल होगा। क्लियर? अब हम पहला लेते हैं फुल रिपोजिशन या कंप्लीट रिपोजिशन, ठीक है। फुल रिपोजिशन कंप्लीट रिपोजिशन का मतलब होता है द हायर वेंडर टेकन द पोजीशन ऑफ ऑल द गुड्स, सारे गुड्स उसके पोजीशन वापस ले लिए, तो वो बन गया फुल रिपोजिशन। जर्नल एंट्रीज अंडर द सेम टिल द डेट ऑफ डिफॉल्ट। हाँ, जब तक वो डिफॉल्ट, मतलब जिस डेट तक वो डिफॉल्ट हुआ है ना, उस डेट तक तो जर्नल एंट्रीज वैसे ही बनेंगी यूजुअल मैनर में, जैसे पहले बन रही थी, जो मैंने अभी आगे मतलब पीछे मैंने डिस्कस करा है, ठीक है, वैसे ही बनेंगे, नो चेंज। उसके आगे की एंट्रीज चेंज होगी, उस डेट के आगे की, वो अभी हम आगे देखने वाले हैं। वो एंट्रीज कौन सी होंगी, कब होंगी, वो अब यहां पे देख रहे हैं। एडिशनल जर्नल एंट्रीज आर एज फॉलोज। बुक्स ऑफ हायर परचेजर, हायर परचेजर के अंदर कौन कौन सी, जब हायर वेंडर अकाउंट क्लोज करेंगे, ठीक है,
क्लोज करेंगे इन द सेंस मतलब फुल रिपोजिशन हो गया है, अब उसे बंद करना होगा ना हायर परचेजर को अपना हायर वेंडर का अकाउंट, तो वो कैसे करेगा, हायर वेंडर को डेबिट कर देगा क्योंकि फुल रिपोजिशन हो गई, रिश्ता खत्म, सिंपल सी बात है, फुल रिपोजिशन में रिश्ता खत्म, कोई रिश्ता नहीं रहेगा, रिलेशनशिप खत्म। अब वो सारी की सारी जितनी भी लाइबिलिटी थी उस सारी लाइबिलिटी को वो खत्म कर देगा, अब एक भी लाइबिलिटी वो पे नहीं करेगा, जैसे ही उसने फुल रिपोजिट कर लिया तो सारी लाइबिलिटी के अमाउंट से वो हो जाएगा डेबिट, कौन, हायर वेंडर टू एसेट अकाउंट। अब यहाँ पे पहले वो बैंक देता था, याद है जब वो पेमेंट करता था तो यहाँ पे टू बैंक आता था, अब इस बार उसने पैसे थोड़ी ना दिए हैं, अब उसने तो सामान ही एसेट ही वापस कर दिए, तो एसेट लिखेंगे अब यहाँ पे हम, मशीन ही वापस चली गई उसके पास से, तो टू मशीन अकाउंट आएगा या टू एसेट अकाउंट आएगा, तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट, टू एसेट अकाउंट डेबिट, इसलिए कर दिया हायर वेंडर अकाउंट को क्योंकि लायबिलिटी अब सारी खत्म। दिस एंट्री इज पास्ड विद द टोटल अमाउंट ड्यू टू दी हायर वेंडर, जितना भी हाँ उसके पास अब इन जो भी ड्यू था सारे अमाउंट से उसकी एंट्री पास हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि खत्म करना है, रिश्ता खत्म होगा, ठीक है। सेकंड, क्लोजिंग ऑफ एसेट अकाउंट, हाँ अब वो एसेट अकाउंट भी तो क्लोज करेगा, अब एसेट अकाउंट क्लोज करेगा तो उसे वो दो चीज हो सकती हैं, एसेट अकाउंट जो वो क्लोज करेगा वो एसेट अकाउंट में क्या कर रहा था, डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा था इतने दिन से, ठीक है, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करते करते उसकी बुक वैल्यू कुछ होगी, अगर बुक वैल्यू ज्यादा है किससे, जितना ड्यू हायर वेंडर पर है, ठीक है, जितना ड्यू हायर वेंडर पर है उससे ज्यादा की बुक वैल्यू है, यानी कि मान लेते हैं एसेट 1 लाख का है और बुक वैल्यू उसका और अमाउंट लाइबिलिटी हमें पे करनी थी उसे 50,000, तो यानी कि 50,000 पे करने की वजह से उसने मेरा 1 लाख का एसेट ले लिया, तो यानी कि लॉस हुआ ना हमारा, तो लॉस हुआ तो डेबिट 50,000 का, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, क्लियर। इफ द अमाउंट ड्यू टू हायर वेंडर, अब जो अमाउंट उसे, यानी कि अब मान लेता हूं एग्जांपल 50,000 उसे पे करने थे, 50,000 रह गए थे इंस्टॉलमेंट में, लेकिन मैं डिफॉल्ट कर गया, 50,000 ही बाकी हैं अभी, तो 50,000 के बदले अब जो वो एसेट मेरे से ले गया है ना उसकी वैल्यू तो 40,000 ही है, कितनी है 40,000, यानी कि मेरा प्रॉफिट हो गया 10,000 का, तो अब मेरा प्रॉफिट हो गया, कैसे हो गया, मेरा प्रॉफिट हो गया, तो उस मतलब उसे अब क्या बोलते हैं इनकम में दिखाएंगे, ठीक है, प्रॉफिट हमारा क्रेडिट होता है, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो गया और एसेट हमारा डेबिट हो गया, ठीक है, सेम ऊपर वाले की रिवर्स एंट्री पास हो जाएगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट क्रेडिट इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी क्या हो गई, प्रॉफिट हो गई कितने की, 10,000 की, ओके। नेक्स्ट, अब हम वही फुल रिपोजिशन के अंदर बुक्स ऑफ हायर वेंडर के अंदर क्या क्या एंट्री पास होगी वो देखते हैं। रिपोजिशन जब वो करेगा ना तो वो एंट्री पास करेगा, उसके पास गुड्स आया है, तो याद है सामान आता है तो डेबिट, सामान जाता है तो क्रेडिट करते हैं, तो सामान इसके पास क्या आ रहा है, इसके लिए तो गुड्स है, उसके लिए फिक्स्ड एसेट था, इसके लिए गुड्स है, तो इसके लिए सामान आ रहा है, सामान आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट, तो सामान आया तो गुड्स रिपोजिट अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर्स अकाउंट, टू हायर परचेजर्स अकाउंट इसलिए क्रेडिट क्योंकि अब इसके लिए वो डेटर नहीं रहा, अब वो डेटर परमानेंटली खत्म, तो इसीलिए परमानेंटली डेटर को खत्म करने के लिए क्रेडिट कर दिया, क्लियर। दिस एंट्री इज पास्ड, नोट आप जरूर पढ़ें, दिस एंट्री इज पास्ड विद द रिवैल्यूड अमाउंट ऑफ गुड्स रिपोजेस्ड, मतलब हाँ जो भी रिवैल्यूएशन करके बुक वैल्यू वगैरह सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद जितना एक्चुअल अमाउंट उसका वापस आया, जितनी की उसकी वैल्यू है उस गुड्स की, उस अमाउंट से एंट्री पास करनी है रिवैल्यू करके, ठीक है, रिवैल्यूएशन के बाद, ओके। फॉर अमाउंट स्पेंड ऑन रिकंडीशनिंग ऑफ गुड्स रिपोजिट, अब क्या हुआ, वो मान लेते हैं कोई किसी ने गाड़ी ली थी ईएमआई पे और वो गाड़ी उसने रिपोजिट कर ली, सेलर वेंडर ने, सॉरी सेलर यहाँ पे यूज नहीं होगा, वेंडर ने रिपोजिट कर ली, वेंडर ने अगर रिपोजिट कर ली तो अब वो गाड़ी यूज हुई है 1-1.5 साल, तो अब उसमें कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, नोच खरोच जो भी आई हो, ठीक है, तो उसमें अब कुछ ना कुछ तो रिपेयर तो जरूर लगेगा, तो रिपेयर उसमें लगाने में कुछ पैसा लगेगा, अब पैसा जब लगेगा तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी ना, मतलब गुड्स थोड़ी मतलब वैल्यू उसकी बढ़ जाएगी, तो गुड्स रिपोजिट अकाउंट डेबिट करेंगे टू कैश एंड बैंक अकाउंट, ठीक है, क्योंकि पेमेंट कर रहे हैं हम, रिपेयर की पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट कर रहे हैं तो कैश क्या होगा, कम हो जाएगा, ये बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, तो पेमेंट कर रहे हैं तो क्रेडिट, तो गुड्स रिपोजिट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, गुड्स की वैल्यू बढ़ेगी इसलिए डेबिट, क्लियर। थर्ड एंट्री होगी फॉर सेल ऑफ गुड्स रिपोजिट, थर्ड ट्रांजैक्शन उसका होगा जो उसने रिपेयर करा, अब रिपेयर वगैरह करवा के उस जो उसने रिपोजिट करा थे गुड्स को, उस गुड्स को अब मार्केट में बेच देगा, अब मार्केट में जो बेचेगा तो क्या होगा, पैसा आएगा, पैसा आएगा तो डेबिट, और गुड्स जाएगा तो क्रेडिट, तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू गुड्स रिपोजिट अकाउंट, यहाँ पे डेटर भी लिख सकते हैं क्योंकि अगर मान लेते हैं कि कोई नया हायर परचेज पे ही उसने उसको सेल आउट कर दिया है तो डेटर बन जाएगा, तो डेटर अकाउंट डेबिट टू गुड्स रिपोजिट अकाउंट, क्लियर। हायर परचेज पे यानी तो नॉर्मल उसने डेटर, नॉर्मल लेटर को उसने सेल आउट करा है तो डेटर अकाउंट डेबिट टू रिपोजिट अकाउंट, क्लियर। अगर लॉस होता है, अगर सेल करने पे उसे लॉस होता है तो एंट्री पास होगी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू गुड्स रिपोजिट अकाउंट, लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि लॉस ऑलवेज डेबिट, ठीक है, टू गुड्स रिपोजिट अकाउंट होगा, ठीक, क्योंकि गुड्स जा रहे हैं। उसके बाद अब
अगर प्रॉफिट हुआ है तो सेम इसका अपोजिट एंट्री पास कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम कर देंगे क्रेडिट। लॉस है तो पीएनएल डेबिट, प्रॉफिट है तो पीएनएल क्रेडिट कर देंगे। क्लियर? बस। अब आता है हमारा लास्ट टॉपिक, पार्सल रिपोजिशन। पार्सल रिपोजिशन में क्या होता है, जो हायर वेंडर है, हायर वेंडर 4 ट्रक मान लेते हैं बेचे हैं उसने, ठीक है। अब परचेजर से 2 ट्रक तो वो रिपोजिट कर लेता है, 2 ट्रक परचेजर के पास छोड़ देता है, ठीक है। तो यानी कि कुछ पार्ट वो रिपोजिट करेगा, कुछ वहीं पे छोड़ देगा परचेजर के पास। तो इस टाइप का जो भी केस आएगा वो होगा पार्सल रिपोजिशन, ठीक है। और पार्सल रिपोजिशन में ये कहता है सेलर नहीं सॉरी वेंडर कि अभी हमारा कहाँ रिश्ता खत्म हुआ है, अभी तो आप इंतजार करो, जन्मों जन्मों तक हमारा रिश्ता और ऐसे नाते चलते रहेंगे हमारे, देखते रहो अभी। अब उसमें क्या करता है कि वो, और एक चीज और बता दूं कि जो वेंडर है, वेंडर की मेंटेलिटी क्या होगी, इंटेंशन क्या होगी कि मैं इससे ज्यादा अमाउंट के गुड्स रिपोजिट करूं, ठीक है। इसको रिलैक्सेशन दूं मैं बहुत कम अमाउंट का। क्लियर? मतलब मैं लूं इससे 4 लाख का गुड्स जिसकी वैल्यू 4 लाख हो एक्चुअल में, और इसको रिलैक्सेशन दूं मैं इसको मुश्किल से 1 लाख 2 लाख, बस। समझ रहे हो ना कि इंटेंशन क्या होगी सेलर की, वेंडर की। तो अब कैलकुलेट करना है हमें, पार्सल रिपोजिशन कैसे कैलकुलेट होगा वो देखते हैं। सबसे पहले बुक वैल्यू, जो भी बुक वैल्यू कैलकुलेट हुई है एसेट अकाउंट बना करके परचेजर के थ्रू, ठीक है, वो बुक वैल्यू हम डेप्रिसिएशन का परसेंटेज के अकॉर्डिंग वो कैलकुलेट करेंगे। बुक वैल्यू एसेट का निकालने के बाद अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई बोला गया है कि बुक वैल्यू निकलेगी जो रेट वेंडर बोल रहा है, तो उस अकॉर्डिंग हम निकालेंगे। क्लियर? तो बुक वैल्यू हमारी कैलकुलेट होगी। बुक वैल्यू में से हम अगर क्या बोलते हैं डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, ठीक है। डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे कब तक का, अप टू द डेट ऑफ रिपोजिशन, जिस दिन रिपोजिशन हो रहा है उस दिन तक की डेप्रिसिएशन लेस होगी। उसके बाद जो अमाउंट आएगा दैट अमाउंट इज नोन एज बुक वैल्यू ऑफ द एसेट या बुक वैल्यू ऑफ द गुड्स रिपोजिट, ठीक है। बुक वैल्यू ऑफ द एसेट उसके लिए होगा, ठीक है, और गुड्स रिपोजिट इसमें बुक वैल्यू ऑफ द गुड्स रिपोजिट इसके लिए। उसके बाद एग्रीड वैल्यू, जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसे हम कैलकुलेट करेंगे। अगर मान लो क्वेश्चन बोलता है कि जो 2 ट्रक मैं लेकर के जा रहा हूं, उस 2 ट्रक के बदले में जितनी पेमेंट सेलर ने करी हुई, मतलब परचेजर ने करी हुई है, उस पेमेंट का लेस 25% मैं रिलैक्सेशन दूंगा। तो वैसे हम कैलकुलेट करेंगे, मतलब ये क्वेश्चन बताएगा हमें कि एग्रीड वैल्यू क्या हुई है उन दोनों के बीच में। तो वो एग्रीड वैल्यू जो भी होगी, तो बुक वैल्यू में से स्टेप 3, बुक वैल्यू में से जब हम एग्रीड वैल्यू को लेस कर देंगे, ठीक है, तो अगर नेगेटिव आता है तो लॉस है, पॉजिटिव आता है तो वो प्रॉफिट है। क्लियर? तो ऐसे कैलकुलेट होगी हमारी पार्शियल रिपोजिशन। होपफुली क्लियर हो गया होगा। अब जर्नल एंट्रीज क्या पास होंगी परचेजर के बुक में पार्शियल रिपोजिशन के क्वेश्चन में? जर्नल एंट्रीज ऐसे बनेंगी हमारी, जब ट्रांसफर ऑफ एग्रीड वैल्यू फॉर ट्रांसफर ऑफ द एग्रीड वैल्यू ऑफ गुड्स रिपोजिट, ठीक है, मतलब जो एग्रीड वैल्यू हुई है, ठीक है, उस एग्रीड वैल्यू पे हम अगर ट्रांसफर हो रही है तो वो हम उस अकॉर्डिंग हम अपना लाइबिलिटी कम करेंगे। मान लेते हैं 50,000, मतलब 1 लाख का सामान लेकर के हमें छोड़ा है 25,000 रुपये, 25,000 रुपये जो ड्यू हैं वो हम नेक्स्ट में क्या बोलते हैं मैनेज हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या मैनेज होगा, अभी हम एंट्री पास कर देंगे तो हमारी लाइबिलिटी अभी से कम हो जाएगी। तो 25,000 रुपये जो हमें रिलैक्सेशन मिला है उसकी एंट्री पास होगी, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट 25,000 से टू एसेट अकाउंट 25,000, ठीक है। फॉर ट्रांसफर ऑफ लॉस ऑन डिफॉल्ट, अब ट्रांसफर जो हुआ है यानी कि जो भी वो लेकर के गया है ना पार्शियल रिपोजिशन, अब उसमें जो लॉस हुआ है हमें, ठीक है, लेके गया 1 लाख का, छोड़ा है उसने 25,000 रुपये, ठीक है, 75,000 का हमारा लॉस हो गया ना। बुक वैल्यू उस एसेट की 75,000 मतलब 1 लाख है और हमें रिलैक्सेशन मिला है 25,000 का, तो 75,000 का लॉस, तो 75,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 75,000 टू एसेट अकाउंट 75,000। क्लियर? और प्रॉफिट अगर होगा तो सेम इसी का रिवर्स एंट्री हो जाएगी, रिवर्स। होपफुली क्लियर हो गया। अब बुक्स ऑफ हायर वेंडर में क्या होगा, अब रिपोजिशन जो भी हुआ है एग्रीड वैल्यू पे, ठीक है, अगर रिपोजिशन हुआ है एग्रीड वैल्यू पे, उसी एग्रीड वैल्यू से हम एंट्री पास करेंगे, जो भी एग्रीड वैल्यू हुई थी उसी एग्रीड वैल्यू से गुड्स रिपोजिट अकाउंट डेबिट, गुड्स आ रहे हैं उसी अमाउंट से डेबिट टू हायर परचेजर्स अकाउंट, और उसी अमाउंट से कम हो जाएगा। एग्रीड वैल्यू मतलब 25,000 से रिलैक्सेशन दिया था, तो गुड्स रिपोजिट अकाउंट डेबिट 25,000 टू हायर परचेजर्स अकाउंट 25,000, क्योंकि 25,000 से ये भी तो अपना डेटर कम करेगा, उसके लिए लाइबिलिटी कम होगी तो इसके लिए तो डेटर कम हो गए ना। क्लियर? सेकंड एंट्री पास होगी फॉर द अमाउंट स्पेंड ऑन रिकंडीशनिंग ऑफ गुड्स रिपोजिट। अब वो हाँ रिपेयर कर रहा है तो अब वही एंट्री हो गई जैसे हम फुल रिपोजिशन में करते थे, गुड्स रिपोजिट अकाउंट डेबिट, क्योंकि गुड्स की वैल्यू बढ़ रही है तो डेबिट, और पैसा उसमें से जा रहा है, पैसा हमारा जा रहा है तो बैंक बैलेंस कम होगा तो क्रेडिट, तो गुड्स रिपोजिट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। अब सेल कर दिया हमने, सेल कर दिया तो ऑब्वियसली पैसा आएगा या डेटर बनेंगे, और गुड्स चले जाएंगे तो गुड्स चले गए तो क्रेडिट, और पैसा आएगा या डेटर बढ़ जाएंगे तो डेबिट, तो कैश बैंक डेटर अकाउंट कोई से भी इन तीनों में से डेबिट टू गुड्स रिपोजिट अकाउंट, तो ये एंट्री बनेंगी।
क्लियर। फोर्थ एंट्री अगर लॉस होता है फोर्थ और फिफ्थ में क्या बताऊं, ये तो क्लियर ही होगा, सारे का सारा सेम है, बस एक एंट्री चेंज हुई थी स्टार्टिंग में, एग्रीड वैल्यू वाला, और कोई चेंज नहीं है। लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स, जो भी लॉस, अगर लॉस हुआ है तो वो अपना क्या बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करके टू गुड्स डिपॉजिट अकाउंट लिखेगा, और अगर प्रॉफिट हुआ है तो सेम इसका अपोजिट एंट्री करेगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करेगा, क्योंकि क्रेडिट इसलिए करेगा क्योंकि उसको प्रॉफिट हुआ है, और ऊपर लॉस है तो डेबिट करेगा क्योंकि लॉस ऑलवेज डेबिट। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे की अपोजिट एंट्री है। तो होपफुली आप सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आज हायर परचेज का। ठीक है, बाकी बचता है अकाउंट्स। अकाउंट्स का मैंने आप सभी को मैंने हिंट दे दिया है और सब कुछ एक्सप्लेनेशन कर दी, पोस्टिंग कैसे होती है, क्या करना है और कौन कौन से अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, तो आप सबको आइडिया लग गया होगा। बाकी अकाउंट्स बनाने कोई भारी काम तो है नहीं, एंट्रीज मैंने क्लियर कर दी हैं तो अकाउंट्स अपने आप पोस्टिंग से बनी जाएंगे। ठीक है, बाकी अगर एनी डाउट्स, कोई भी डाउट्स हो, आप सभी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं, कमेंट सेक्शन में मैं आपको रिप्लाई करूंगा, या अगर कोई वीडियो की नीड होगी तो मैं वीडियो भी बना दूंगा उस पर। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, टेक केयर, गुड बाय।